आप देख रहे हैं डन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। देसी पिस्टल जिंदा कारतूस के साथ झंझारपुर पुलिस ने 6 लुटेरे को किया गिरफ्तार। दोस्त की बर्थडे पार्टी मनाने के लिए अपराधियों ने की लूट। मधुबनी के एसपी सुशील कुमार ने अपराध नियंत्रण के लिए मधवापुर थाना का किया वार्षिक निरीक्षण। जयनगर में आशा फैसिलिटेटरों का धरना 9वें दिन भी जारी। आशा वर्कर ने कोरियर द्वारा टीकाकरण हेतु वैक्सीन डिब्बे को लेने से रोका। कलवाही में बुधवारी जांच के दौरान जिला अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने 4 स्कूलों का किया निरीक्षण। हरलाखी टीपीसी भवन में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत ठोस व तरल अपशिष्ट प्रबंधन पर हुई समीक्षात्मक बैठक। राज्य खाद्य निगम जयनगर गोदाम में कार्यरत श्रमिकों ने कार्य का किया बहिष्कार। शुरू किया अनिश्चितकालीन हड़ताल। मधवापुर के अंचलाधिकारी मोहित राज ने बलवा पंचायत में विभिन्न योजनाओं की जांच। जयनगर के सीमावर्ती क्षेत्रों में मवेशियों के बीच बहुत तेजी से फैल रही है बीमारी। किसान परेशान। रेका पुलिस ने चोरी के 2 मोटरसाइकिल के साथ 2 चोर को किया गिरफ्तार। जयनगर के निवर्तमान बीडीओ आमना वसी का हुआ स्थानांतरण। कार्यपालक पदाधिकारी डॉक्टर इंद्र कुमार मंडल को दिया गया तत्काल प्रभार। राजनगर में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के अंतर्गत ठोस व तरल अपशिष्ट प्रबंधन को लेकर हुआ कार्यक्रम। जिला पदाधिकारी ने दीप प्रज्वलित कर किया शुभारंभ। जयनगर रेलवे स्टेशन के समीप टैक्सी स्टैंड में टेम्पो चालक ने 2 लोगों के साथ की मारपीट। 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। और नाबालिग से दुष्कर्म मामले में पिता को मिला जीवन काल की सजा और 25,000 रुपए जुर्माना। पॉस्को कोर्ट के स्पेशल जज एडीजे 7 दिवेश कुमार की अदालत ने सुनाया फैसला। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी जिला के विभिन्न क्षेत्रों से लगातार लूटपाट व डकैती की खबर सामने आती रहती है। इसी बीच झंझारपुर के एसडीपीओ ने प्रेस वार्ता कर झंझारपुर में हुई लूट मामले का खुलासा किया, जो काफी चौंका देने वाला था। कुल 11 लोगों के गैंग ने सिर्फ इसलिए लूटपाट की क्योंकि उन्हें अपने दोस्त का बर्थडे मनाना था। इस मामले में 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से देसी पिस्टल, जिंदा कारतूस, कई मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं क्या है ये पूरा मामला। बर्थडे पार्टी मनाने के लिए बेखौफ युवा लड़का राह चलते बाइक लूट ली, पैसे छीन लिए, पिस्टल चला दी। घटना का उद्भेदन पुलिस के लिए अचंभित करने वाला था। एक देसी पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस, 6 अपराधी, 4 स्क्रीन टच मोबाइल, 2 कीपैड मोबाइल, लूटी हुई मोबाइल की सिम और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल पुलिस ने जब्त की है।
कुल 11 लोग का गैंग बना था जो लूट डकैती की घटना को अंजाम देना शुरू किया था। झंझारपुर एसडीपीओ आशीष आनंद ने घटना के बाद पुलिस की कार्रवाई की जानकारी मीडिया को बुधवार दोपहर बाद दी। राजनगर थाना क्षेत्र के रामपट्टी बाजार निवासी राजा राम प्रसाद का पुत्र मुन्ना प्रसाद, भैरवस्थान थाना के नारायणपुर गांव निवासी हरेराम राय का पुत्र कमल देव राय, राजनगर थाना के महिनाथपुर रामपट्टी गांव निवासी मुकेश महतो का पुत्र अजय कुमार महतो, पंडौल थाना के खनगांव निवासी दिलीप प्रसाद सिंह का पुत्र ऋतिक कुमार के अलावा नेपाल के धनुषा जिला के बटेश्वर चौक निवासी असेश्वर महतो का पुत्र सोनू महतो को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एसडीपीओ आशीष आनंद ने बताया कि सभी ने अपने स्वीकारोक्ति बयान में कांड को स्वीकार किया है। अभियुक्त ने बताया कि घटना के दिन इसके मित्र कोठिया गांव निवासी फेकन पासवान के पुत्र प्रभास पासवान का बर्थडे था, जो अन्य मित्रों के साथ नारायणपुर नहर के आगे सड़क पर केक काटकर बर्थडे पार्टी मनाया था। जब प्रभास को खाने पीने की पार्टी देने को कहा तो उसने पैसा नहीं होने की बात बताई। तब सभी ने सड़क पर लूटपाट करके पैसा बटोरने की योजना बनाई। उसी पैसा से पार्टी किए जाने की बात कही। इसी क्रम में अपराधियों ने कमला नहर बांध पर ओझल मुसहरी के पास आकर 13 जुलाई को 2 मोटरसाइकिल के साथ 4 व्यक्तियों ने मिलकर बाइक लूट ली। इन लोगों ने बताया कि गैंग के लीडर मुन्ना के निर्देश पर फायरिंग कर बाइक लूटने का प्रयास भी 7 जुलाई को किया गया था। पीड़ित बाइक सवार झंझारपुर कोर्ट समीप कंप्यूटर की दुकान करता है और वह दुकान बंद कर बाइक से अपने घर जा रहा था। तभी मुन्ना, ऋतिक और शिवम ने मिलकर बाइक लूटने का प्रयास किया था। गोली भी चलाई थी जो उसके बाह को छीलते हुए निकल गई थी। अच्छा कोई नहीं, नाम कैंसिल हो गया, सब जमा कीजिए अपना, जमा करो, नाम एक जगह सुधारा, कोई नहीं है चिट पुर्जा दहक तू अपना वो रख लिया नहीं, हम जमा देवे नहीं के लिए हुआ पुर्जा रख वापस कीजिए। 13 जुलाई 2023 को हम लोग को यह सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति के साथ यहाँ कुछ लड़कों के द्वारा मोटरसाइकिल लूटने की घटना हुई, जिसमें देसी कट्टा का प्रयोग किया गया था और उसके साथ मारपीट की भी घटना की गई थी। तत्काल केस लॉन्च हुआ और इसकी तहकीकात में हम लोग गए। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में टीम बनाई गई। इसमें थानाध्यक्ष भैरवस्थान और इनके अन्य जितने थाना के सहयोगी थे, साथ ही तकनीकी सेल जो कि पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा विशेष रूप से लगाई जाती है, और इस सदर पर लगातार काम चलता रहा। और जब केस के अनुसंधान क्रम में जो बातें सामने आई कि प्रभास नाम के एक व्यक्ति का बर्थडे था जिसको एंजॉय करने के लिए ये लोग इकट्ठे हुए थे और कुल 11 व्यक्ति थे, जिसमें कि 6 की गिरफ्तारी हो चुकी है। और इस 6 में एक के पास से अवैध कट्टा और कार्टिज, और दूसरे के पास से कार्टिज और जो यूज किया गया था मोबाइल, और साथ से जो लूटी गई मोबाइल थी, मोबाइल और सिम, वो भी बरामद की गई है। कांड में जो प्रयुक्त मोटरसाइकिल था उसमें से एक मोटरसाइकिल की रिकवरी हुई है। इन लोगों ने अपना अपराध एक्सेप्ट भी किया कि पार्टी एंजॉय करने के लिए जब पैसे की कमी पड़ रही थी तो ये रास्ते में घेर करके इन्होंने एक आदमी को घेरा और उसके बाद मोटरसाइकिल किया। इसका सारा का मास्टरमाइंड एक मुन्ना नाम का आदमी है जो कि राजनगर का रहने वाला है और उसकी भी अरेस्टिंग हो चुकी है। इसके अन्य साथियों की हम लोग छापेमारी कर रहे हैं क्योंकि नाम का खुलासा हो चुका है। और इस गिरफ्तारी से इससे कुछ दिन पहले 7 तारीख को भी एक दुकानदार जो कि इधर से क्रॉस कर रहे थे मेहत के पास, उनके पीछा करके भी 3 आदमी के द्वारा उनको पीछा किया गया था और उन पर फायरिंग की गई थी, जो कि बाह में टच होकर के निकल गया था। इसमें मुन्ना के द्वारा एक्सेप्ट किया गया, उसमें भी इन लोग का इन्वॉल्वमेंट था, जिसमें मुन्ना, ऋतिक और शिवम थे। इस 6 में मुन्ना और ऋतिक भी हैं, शिवम बचा हुआ है, उसकी हम लोग गिरफ्तारी का प्रयास कर रहे हैं। कहाँ से गिरफ्तार किए? ये विभिन्न जगहों से हुआ था, राजनगर, पंडौल और इस समय छापेमारी की गई है। वो हम लोग जहाँ जहाँ गिरफ्तारी थी वो आएगा। एक पिकअप वाला लूट हुआ था, हम लोग उसके एक दिन के बाद 13-14 को घटना हुई है झंझारपुर में। मैं खुद पीओ टच किया हूँ, नरवार का मैटर है, वादी है, और आप लगातार हमारा काम देख रहे हैं। मैं विश्वास दिलाता हूँ उस पर भी हमारा काम चल रहा है, बहुत जल्द वो भी डिटेक्ट हो जाएगा। इस गैंग में और कितने लोग हैं? इस गैंग इनका बड़ा है। जो इस केस में इन्वॉल्व है 11 लोग, हम लोग फिलहाल उस पर काम कर रहे हैं और धीरे धीरे इन्हीं के संपर्क से हम लोग और भी यदि कुछ होंगे तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर, इनका कोई आपराधिक इतिहास? हम लोग इसको टटोल रहे हैं, फिलहाल नहीं मिला है, टीनेजर ग्रुप के बच्चे हैं, लेकिन यदि इसमें एक का आपराधिक इतिहास है जो कि लीकर के मामले में था, और उसके अलावा हम लोग और भी आसपास के थाने को टटोल रहे हैं कि जिसका भी आपराधिक इतिहास होगा उसको हम लोग लिखें। किनका आपराधिक इतिहास था? अजय और मुन्ना, 2 आदमी का आपराधिक इतिहास है।
अजय महतो और मन्ना प्रसाद। पार्टी करने के लिए सर इन लोगों ने ऐसा किया जी, 4 बीघा जमीन खरीदना हुआ सर बैंक लूटे लिए। इसलिए तो पुलिस सजग है कि इसको इस तरह की कार्रवाई करने से रोका जाए। थैंक यू। झंझारपुर से सरफराज सिद्दीकी की रिपोर्ट। मधुबनी के पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने मधवापुर थाना का वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कार्य प्रगति का जायजा लिया। इसके साथ ही विलेज क्राइम कंट्रोल को लेकर थानाध्यक्ष समेत उपस्थित कर्मियों को कई निर्देश दिए। अपराध नियंत्रण के लिए विलेज क्राइम कंट्रोल नोटबुक बनाने का निर्देश एसपी सुशील कुमार ने मधवापुर में पुलिस को दिया। वे थाना का वार्षिक निरीक्षण करने के लिए बुधवार को वहां पहुंचे थे। उन्होंने फाइलों को देखने के दौरान पुराने मामलों का निष्पादन प्राथमिकता के आधार पर करवाने का निर्देश वहां मौजूद एसडीपीओ नेहा कुमारी और सर्कल इंस्पेक्टर रंजीत कुमार निराला को दिया। पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में एसपी ने कहा कि क्षेत्र में हो चुकी डकैती कांडों के कई आरोपियों की गिरफ्तारी विभिन्न जगहों से की गई है। कुछ अपराधी नेपाल के भी हैं। उसे पकड़ने के लिए वहां की पुलिस और संबंधित पदाधिकारियों के साथ बैठकें की जा रही है। एसपी ने सीमावर्ती शराब माफियाओं को गिरफ्तार करने के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्देश थानाध्यक्ष राजकुमार मंडल को दिया। इसके अलावा विभिन्न अभिलेखों का संधारण करने, वारंटियों की गिरफ्तारी में तेजी लाने की बातें भी पुलिस अधिकारियों से कही। जी, आप पुलिस कप्तान मधुबनी, अभी आप मधवापुर थाना पर हैं, बताएं आज के कार्यक्रम के बारे में। मधवापुर थाना का जो वार्षिक निरीक्षण है, जिसमें थाना के सभी अभिलेखों का संधारण अच्छे से हो रहा है कि नहीं, अपडेट किया जा रहा है कि नहीं, वो सब चीज़ों को हम लोग देख रहे हैं। उसके अलावा थाना के अन्य चीज़ें, अन्य काम जैसे केस के डिस्पोजल, वारंट और पूर्ति का निष्पादन, उसके अलावा गिरफ्तारी की क्या आंकड़ा है, क्योंकि ये थाना बॉर्डर, नेपाल बॉर्डर के एकदम नज़दीक है। यहाँ पे शराब के आवागमन की और शराब माफियाओं की सक्रियता ज़्यादा इसका कंप्लेंट आता है, उसमें क्या कार्रवाई की गई है, उन सब चीज़ों का हम लोग रिव्यू कर रहे हैं। उसके अलावा कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, जो कमी मिली है उस दिशा निर्देश दिया गया है। खास करके जो केस है, पुराने केसेज हैं जो अभी तक पेंडिंग है काफ़ी दिनों से, उनको प्रायोरिटी पे करके और उसको डिस्पोजल करने के लिए हमारे साथ सर्कल इंस्पेक्टर बेनीपट्टी और एसडीपीओ बेनीपट्टी भी उन लोगों को भी निर्देशित किया गया है। जो पुराने केसेज हैं उसको लगातार कार्रवाई करते हुए एक अभियान चला करके उसको डिस्पोजल करके चार्जशीट होगी। उसके अलावा जो एलटीएफ की टीम है उनको लगातार इधर सक्रिय रहने के लिए निर्देशित किया गया है, ताकि जो शराब का आवागमन होता है उसमें इफेक्टिव कार्रवाई हो सके और जो बड़े बड़े माफिया उनको पहचान करके उनकी गिरफ्तारी करने के लिए एक जो सबसे इम्पोर्टेंट नई चीज़ें हम लोग करा रहे हैं, जो डीजीपी सर के निर्देश की, वो है विलेज क्राइम नोटबुक। विलेज क्राइम नोटबुक में सभी थाना क्षेत्र के सभी गांवों की जो भी असामाजिक तत्व हैं, जो भी उपद्रवी तत्व हैं, या जो अपराधी हैं जिनका पहले से केस है और जो जिनका गुंडा पंजी में नाम है और जिन पे कभी किसी तरह का अपराध करने के लिए या किसी भी तरह का उपद्रव करने के लिए कुछ साथ ही कार्रवाई की गई है, उन सभी का हम लोग हर गांव वाइज हर वैसे तत्वों का हम लोग लिस्ट बनाए हुए हैं, जिसको हम लोग विलेज क्राइम नोटबुक कहते हैं। और उन पे लगातार जो है पुलिस की नज़र चौकीदार के माध्यम से, थाना के आईओज और जो एसआई और एएसआई हैं उनके माध्यम से हम लोग लगातार उन पर नज़र रखेंगे कि किसी तरह के अवैध धंधे में या अवैध कारोबार में संलिप्त हैं या किसी तरह के क्राइम करने वाले हैं, तो उस पर उचित कार्रवाई। बॉर्डर क्राइम की चर्चा की, आए दिन पिछले कई महीना पहले मधवापुर में भी और शहरघाट थाना क्षेत्र में भी डकैती लूटकांड को अंजाम दिया अपराधियों ने। उस संदर्भ में क्या उसमें अभी तक जैसे कि यहाँ पे जो हुआ था मधवापुर में, उसमें 3 जो डकैती के शामिल थे उनकी गिरफ्तारी सीतामढ़ी में हुई थी, जिसपे हम लोगों ने उसको रिमांड पे लिया है। उसके अलावा अन्य जो है उसमें ज़्यादातर नेपाल के थे। नेपाल पुलिस से भी हम लोग लगातार समन्वय में है उनकी गिरफ्तारी के लिए। अभी हाल में वही जो गैंग यहाँ पे सम्मिलित था वो फुलपरास में भी एक जगह पे किया था, उसमें से भी हम लोगों ने 3-5 लोगों की गिरफ्तारी की है। तो लगभग 7-8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है उस कांड में। उसके अलावा जो नेपाल के हैं
नेपाल में अभी हाल में अगर आपने न्यूज़ सुना होगा तो ये मोतिहारी में 2 डकैतों का एनकाउंटर हुआ था। उसमें जो 2 डकैत मारे गए थे वो यहाँ के भी कांड में शामिल थे, क्योंकि वो सेम ग्रुप है जो पूरे बॉर्डर एरिया में जितने भी नेपाल से सटे हुए जितने भी जिले हैं उसमें डकैती घटना करते हैं। तो उसमें उनकी 2 लोगों की एनकाउंटर भी किया गया, हम लोग घायल भी है। लगातार हम लोग नेपाल पुलिस से संपर्क में भी गिरफ्तारी किया। शेष आरोपी सर जो नेपाल में अभी भी छुपे हुए हैं, जो हम लोग के यहाँ घटना का अंजाम जिसने दिया है, उस पर क्या कुछ हम लोग कर सकते हैं? कि हर 3 महीने में एक समन्वय की बैठक होती है सारे जिला पुलिस और हमारे नेपाल की जिला पुलिस और वहाँ के जिला प्रशासन और यहाँ के जिला प्रशासन और जिला पुलिस के साथ। उसमें भी हम सारे लोगों की लिस्ट उनको हैंडओवर करते हैं। और उसके अलावा लगातार मेरे वहाँ के वरीय पदाधिकारी एसपी और डीआईजी सबसे लगातार बात होती रहती है। उनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। हम लोग क्या उम्मीद करें, वहाँ के अधिकारी सहयोग करेंगे? सहयोग करते हैं और अपना जो लीगल लिमिट है उसके अंदर में हम लगातार कार्रवाई होती है। सर सारघाट इसके बारे में अब अपडेट मुझे लेना पड़ेगा, रिव्यू करूंगा, उसके बाद मैं कोई अपडेट दूंगा। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। जयनगर अनुमंडल अस्पताल में आशा फैसिलिटेटरों का अनिश्चितकालीन धरना 9वें दिन भी जारी रहा। इसी बीच वैक्सीनेशन को लेकर आए डब्बे को आशा कार्यकर्ताओं ने कोरियर को नहीं लेने दिया। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी यह आंदोलन जारी रहेगा। वहीं दूसरी तरफ वैक्सीनेशन का डब्बा रिसीव नहीं होने के कारण क्षेत्र भर में गर्भवती महिलाएं व 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों का टीकाकरण कार्य ठप रहा। बिहार जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के तत्वाधान में आशा संयुक्त संघर्ष मंच के आह्वान पर 9 सूत्री मांगों को लेकर विगत 12 जुलाई से आशा फैसिलिटेटरों का अनिश्चितकालीन हड़ताल बुधवार को 9वें दिन जारी रहा। अब तक मांग पूरा नहीं होने पर जयनगर के पीएचसी पर आशा फैसिलिटेटरों ने धरना देते हुए वैक्सीन के लिए उपयोग होने वाले टीकाकरण डिब्बे को कोरियर कर्मी को नहीं लेने दिया, जिससे अनुमंडल अस्पताल के अलावा प्रखंड क्षेत्र में वैक्सीन कार्य ठप रहा। प्रखंड अध्यक्ष मंजुली देवी की अध्यक्षता में आयोजित आशा फैसिलिटेटर का हड़ताल पीएचसी के साथ अनुमंडल अस्पताल पर भी देखने को मिला। धरनार्थियों ने बताया कि वह 9 सूत्री मांगों को लेकर 8 दिनों से हड़ताल पर है, लेकिन अब तक सरकार उनकी मांगों को लेकर वार्ता नहीं किया है। उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो हड़ताल के साथ भूख हड़ताल भी किया जाएगा। उनकी मांगों में सरकारी कर्मचारी का दर्जा व मानदेय देने की बात कही गई है। उन्होंने कहा है कि जब तक मांग पूरा नहीं होगा तब तक वैक्सीन टीकाकरण कार्य नहीं करने दिया जाएगा, क्योंकि वैक्सीन कार्य आशा वर्कर का है जिसे कोरियर को दिया गया है। गौरतलब है कि प्रखंड में 170 आशा फैसिलिटेटर व 12 कोरियर कार्यरत है। आशा फैसिलिटेटर की मांग पूरा नहीं होने पर आशा फैसिलिटेटरों ने वैक्सीन डिब्बा नहीं लेने दिया, जिससे टीकाकरण कार्य प्रभावित हुआ। वैक्सीन टीकाकरण डिब्बे में गर्भवती एवं 0 से 5 साल तक के बच्चों को मिलने वाली वैक्सीन में बीसीजी, ओपीवी, हेपेटाइटिस ओ डोज, पेंटा, रोटा, पीसीवी, ओपीवी, एफआईपीवी, एमआर, जेई, विटामिन ए व डीटी तरह के वैक्सीन डिब्बे में उपलब्ध होते हैं। अनुमंडल अस्पताल में वैक्सीन डिब्बा नहीं पहुंचने पर दर्जनों बच्चों व गर्भवती महिलाओं को समय पर टीका नहीं लगाया गया। और जो है यहाँ पर जो है रोकथाम कर रहे हैं आशा सर लीट किए हैं, धरना किए हुए हैं। अब क्या क्या है, अब उसको मांग है कुछ जो उसके कारण जो है इसे किया है। नवीन कुमार कोशिश करे सरकार और कम से कम 20,000 रुपया मानदेय कर दे। और टीकाकरण जो है सो आशा का काम है, लेकिन यहाँ पर दवा उठा करके कोरियर ले जाते हैं क्षेत्र में तो आशा का काम है। वहाँ पर हम लोग नहीं जाएंगे तो भी टीकाकरण होगा, एक ही होगा लेकिन होगा। इसीलिए हम लोग सोचे हैं जो दवा ही बंद कर दे यहाँ पर। जब दवा बंद हो जाएगा तो आगे टीकाकरण नहीं होगा, देखा जाएगा। जब हड़ताल टूटेगा इसके बाद में होगा टीकाकरण। मंजुली देवी। हम लोग का 9 सूत्री मांग है। 9 सूत्री मांग में हम लोग को सबसे पहले सरकारी घोषित सरकारी कर्मचारी घोषित करना है। शुरू से बोल रहा है सरकार की कर दिया, लेकिन अभी तक नहीं किया है। हम लोग का और जगह पर 10 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया, 200, 400 करके दिया जाता है। वो हटा करके सबसे पहले सरकारी घोषित कर दे, कर्मचारी घोषित कर दे। हाँ, कम से कम मान दे 10 से 20,000 के अंतर में होना चाहिए। काम इसलिए रोक दिए हैं कि हम लोग का अच्छा तो काम हो रहा था, इसीलिए हम लोग आज
क्षेत्र में जा करके एनएम लोग करा लेती थी, इसलिए हम लोग नहीं करने दिया। आज से टीकाकरण बंद करवा दिए, नहीं करने देंगे। आशा लोग हड़ताल पर रहेगी जब तक हम लोग का मानदेय पूरा नहीं होगा, कर्मचारी घोषित नहीं होगा, जब तक हम लोग हड़ताल पर बैठे रहेंगे। नहीं होगा भूख हड़ताल करेंगे। पटना जाना हो, दिल्ली जाना हो, नीतीश के घर ना हो, मोदी के केंद्र तक पहुँच रहा, लेकिन हम लोग पहुँचेंगे नहीं इस बार। रेखा देवी। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। प्रशासन आपके द्वार कार्यक्रम के तहत कलवाही प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर बुधवारी जांच की गई। इस दौरान जिला अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी निधिराज ने 4 स्कूलों का निरीक्षण किया। वहां उपस्थित कमियों को लेकर उन्होंने उसे सख्त से सुधारने के निर्देश दिए। कलवाही प्रखंड क्षेत्र के 4 स्कूलों में जिला अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी निधिराज ने पहुंचकर बुधवारी जांच किया। अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी निधिराज सबसे पहले कलवाही चौक से 200 मीटर उत्तर NH 105 के किनारे राम जानकी कुट्टी के पास अवस्थित विद्यालय में पहुंचकर बुधवारी जांच की, जिसमें उन्होंने बताया कि स्कूल में कई त्रुटियां देखी गई। उन्होंने प्रधानाचार्य से सारे त्रुटियों को जल्द से जल्द ठीक करने का निर्देश दिया। उसके बाद निधिराज ने कलवाही हाई स्कूल परिसर में अवस्थित राजकीयकृत मध्य विद्यालय कलवाही का निरीक्षण किया। निरीक्षण में लगभग सभी चीजें सही पाई गई। उसके बाद उसी परिसर में अवस्थित कस्तूरबा विद्यालय का बुधवारी जांच के क्रम में कई कमियां पाई गई। उन्होंने प्रधानाध्यापक से सभी कमियों को जल्द से जल्द दूर करने का आदेश दिया। त्रिलोकनाथ +2 उच्च विद्यालय कलवाही का उपस्थिति पंजी के साथ छात्रों की उपस्थिति से मिलान किया गया, उपस्थिति ठीक पाई गई। उसके बाद पुस्तकालय कक्ष में जाकर पुस्तकों की स्थिति, कंप्यूटरों की स्थिति व शैक्षणिक व्यवस्था और गतिविधि की जानकारी ली। त्रिलोकनाथ +2 उच्च विद्यालय के प्रधानाध्यापक सत्येंद्र झा ने बताया कि हाई स्कूल में कुल 1321 छात्र छात्राएं नामांकित हैं। प्रधानाध्यापक ने बताया कि 10वीं की प्रथम टर्मिनल परीक्षा हो रही है, जिसमें 10वीं के सभी छात्र छात्राएं उपस्थित थे। 9वीं के छात्र छात्राओं के परीक्षा के चलते क्लास स्थगित है। प्रधानाध्यापक ने बताया कि हाई स्कूल में कुल 20 शिक्षक हैं, जिसमें 4 शिक्षक डिप्टेशन में मलमल स्कूल में योगदान दिए हैं व 1 शिक्षक छुट्टी पर थे। हाई स्कूल में बुधवार को 15 शिक्षक उपस्थित थे। बुधवारी जांच में जिला अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी निधिराज, मनरेगा पीओ सतीश कुमार, पंचायत रोजगार सेवक अरविंद कुमार, लाल ताती स्थानीय मुखिया सुमन कुमार झा, शिक्षक गुड्डू सिंह समेत कई दर्जन शिक्षक उपस्थित थे। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड के टीपीसी भवन में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन को लेकर समीक्षात्मक बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता लोक शिकायत पदाधिकारी किशोर कुमार ने की। हरलाखी प्रखंड मुख्यालय के टीपीसी भवन में लोक शिकायत पदाधिकारी किशोर कुमार की अध्यक्षता में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन पर समीक्षात्मक बैठक सह पाठशाला का आयोजन किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए किशोर कुमार ने कहा कि हरलाखी में अब तक 8 पंचायत में कचरा प्रबंधन का कार्य शुरू किया गया है। वहीं शेष बचे 7 पंचायतों में भी जल्द कार्य पूरा कर लेने को कहा गया। कहा कि स्वच्छता कर्मी अभियान के आधार होते हैं, जिनको पंचायत को स्वच्छ बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होती है। सभी लोगों को स्वच्छता कर्मियों को सकारात्मक सहयोग देने की जरूरत होगी। उन्होंने कहा कि ठोस एवं तरल कचरा को वर्गीकृत कर इकट्ठा किया जाना है। इसके प्रबंधन के लिए वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट की भी स्थापना की जाएगी, जहां कचरों का निपटारा किया जाएगा। नष्ट योग्य कचरे को नष्ट किया जाएगा और रिसाइकलिंग योग्य कचरे को रिसाइकलिंग कर अन्य उत्पादों में परिवर्तित करने का प्रबंध किया जाएगा। कहा कि सरकार ने संपूर्ण स्वच्छता के उद्देश्य से पहले शौचालय बनवाकर उसका नियमित उपयोग करने को प्रेरित किया और अब इसी कड़ी में एक और कड़ी जुड़ गई है। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसी भी योजनाओं में गड़बड़ी की शिकायतें मिलने पर संबंधित पदाधिकारी व जनप्रतिनिधियों पर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। मौके पर बीपीआरओ अमित अक्षय मिश्रा, पीओ कृपा शंकर झा, राजस्व अधिकारी नीलेश शुक्ला, पिंटू कुमार, पूर्व प्रमुख राजेश कुमार पांडे उर्फ बालाजी, झिटकी मुखिया महेश मंडल समेत दर्जनों जनप्रतिनिधियों ने बैठक में भाग लिया। जो कचरा प्रबंधन के लिए जो मटेरियल
वहाँ पर एकत्र होगा, उसका वैज्ञानिक तरीके से निपटारा होगा ताकि कहीं वो फिर किसी बीमारी को पैदा नहीं करे। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है मुखिया जी लोगों के लिए, मुखिया जी हैं, पंचायत सचिव महोदय होंगे, नहीं होंगे तो मुखिया जी सब। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। जयनगर के राज्य खाद्य निगम गोदाम में कार्यरत श्रमिकों ने कार्य का बहिष्कार कर दिया है। अपनी मांगों को लेकर वह अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं की जाएगी तब तक कार्य का बहिष्कार किया जाएगा। राज्य खाद्य निगम जयनगर गोदाम में कार्यरत श्रमिकों ने अपनी मांगों को लेकर बुधवार से कार्य का बहिष्कार कर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे एसएफसी गोदाम से लोड अनलोड का काम ठप हो गया है। सरदार प्रदीप पासवान के नेतृत्व में श्रमिकों के समर्थन में जिले के विभिन्न प्रखंड से दर्जनों श्रमिकों ने अपना समर्थन दिया है। उन्होंने बताया कि एफसीआई डायरेक्टर के द्वारा अनाज लोड अनलोड का मूल्य निर्धारित किया गया है, लेकिन श्रमिकों को निर्धारित दर नहीं दिया जा रहा है। इस अवसर पर लदनिया के अध्यक्ष मनोज यादव, घूरन मंडल, खजौली से विजय मंडल, रवि कुमार दास, बाबूवरही के जय कृष्ण कामत नारायण पासवान, राजनगर के मोहम्मद साबिर, खुटौना के रामा सदाई के अलावे बैशाखी मुखिया बद्री यादव, राम बाबू पासवान समेत कई लोग मौजूद थे। गौरतलब है कि आज से जिले के सभी एसएफसी गोदाम पर श्रमिकों ने अपनी मांगों को लेकर कार्य ठप किया। हड़ताल पर आप लोग हैं? हड़ताल पे बहुत दूर से जिला में जाके हम सभी 19 गोदाम का सरदार जाके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर साहब को, ठेकेदार साहब को, सबको कह के थक चुके हैं कि मेरा मांग ये है, और चिट्ठी देते हैं, कहाँ रख देते हैं, नहीं रख देते हैं, पेंडिंग कर देते हैं, और अभी कुछ मांग नहीं कीजिए। हम लोग को धमकी दिया जा रहा है, उन लोग नहीं काम करेगा, दूसरे लेवल पर। क्या नाम हो गया आपका? मनोज कुमार। हड़ताल किए हैं, किस मांग को लेकर हड़ताल किया है? हम लोगों को जो हमारी जो यूनियन है ऑल इंडिया वर्कर्स यूनियन का, आज 19 गोदाम मधुबनी जिला में जो अपनी हम लोग का 9 रुपया 10 पैसा जो बैग की जो 694 ये सब की जो समस्याओं की बरसों से जो है सो हम लोग हर तरह की मांग करते आ रहे हैं, और हम लोग की जो मजदूरी है बैग पर जो हमको नहीं मिल रहा है, इसीलिए हम लोग का आदेश हुआ है जो 3800 जिला है बिहार में, सभी बिहार में जो है सो हर स्टेट में जो है सो हड़ताल की जो है सो घोषणा आज से शुरू हो गई है। और हम लोग इस तरह की, हम लोग को जब तक सुनिश्चित मांग मिलेगा पुनः फिर हम लोग जो है सो चालू करेंगे, जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम लोग हड़ताल करेंगे। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम प्रदीप कुमार पासवान हुआ। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, फैशन भी, गारंटी भी, डिजाइनों के कलेक्शन भी। मधुबनी में कपड़ों के विश्वसनीय प्रतिष्ठानों में से एक समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, जहां आप पाएंगे लक्ष्मीपति, सुभाष, विशाल, अनुश्री समेत हर तरह की साड़ी, सिल्क साड़ी और बनारसी साड़ी, हैंडवर्क साड़ी और फैंसी साड़ी, साथ ही आकर्षक डिजाइनों में लहंगा, चुनरी भी। सभी ब्रांडेड कपड़ा यहाँ उपलब्ध है। रेडीमेड कोट पैंट, शेरवानी, जींस पैंट, शर्ट, क्रॉप टॉप, बाबा सूट, लेडीज सूट, गाउन, नायरा सूट समेत मेंस वियर, लेडीज वियर एवं किड्स वियर का भरपूर रेंज व विभिन्न प्रकार के डिजाइनों के लिए आज ही पधारे। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड मधुबनी। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम हमारी, आपकी और हम सब की पहली पसंद। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम। ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम।
ट्विनडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विनडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विनडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विनडर्म क्रीम। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं। मधवापुर प्रखंड के बलवा पंचायत में प्रशासन आपके द्वार कार्यक्रम के तहत सीईओ मोहित राज ने विभिन्न योजनाओं की जांच की। इस दौरान उन्होंने स्कूलों का भी निरीक्षण किया। उपस्थित छात्र छात्रों से पढ़ाई की गुणवत्ता के बारे में जानकारी ली। सीईओ मोहित राज ने बलवा पंचायत में विभिन्न योजनाओं की जांच की। इस दौरान उन्होंने प्राइमरी स्कूल यमुना टोल में छात्रों की क्लास लेकर उनकी पढ़ाई की गुणवत्ता को परखा। पाई गई कमियों के लिए उन्होंने शिक्षकों को निर्देशित किया। जिन योजनाओं की जांच हुई उनमें स्वास्थ्य, पैक्स, स्कूल, पंचायत भवन, गली नली, पीडीएस शामिल हैं। लाइब्रेरी, कंप्यूटर, क्लासरूम, चापाकल व शौचालय की सुविधाओं की जानकारी ली। सीईओ ने कहा कि स्कूल सहित अन्य विभागों की कमियों को नोट कर लिया गया है। वरीय पदाधिकारी को जांच रिपोर्ट से अवगत कराया जाएगा। निरीक्षण के मौके पर लिपिक मिथुन कुमार सहित कई कर्मचारी मौजूद थे। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड के सीमावर्ती क्षेत्रों में इन दिनों पशुओं में एक नई बीमारी फैल रही है। इस दौरान पहले पशुओं को हल्का बुखार आता है, फिर उनका पेट खराब हो जाता है और फिर चिकन पॉक्स की तरह पूरे शरीर पे बड़े बड़े दाने निकल आते हैं। अब तक तकरीबन आधा दर्जन पशुओं की इस वजह से मौत हो चुकी है। हालांकि इस बारे में जब पशुपालक से बात की गई तो पशु के चिकित्सक ने बताया है कि ऐसे स्थिति में एक पशुओं को दूसरे से अलग रखें और नीम के पानी से उन्हें स्नान करवाएं। इसके साथ ही उन्होंने कई जरूरी सलाह भी बताए हैं। जयनगर प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों में इन दिनों पशुओं में एक अलग तरह की बीमारी पैदा होने से पशुपालक चिंतित हैं। बैल, गाय, भैंस व बछड़ा में यह बीमारी काफी अधिक देखी जा रही है। बस्ती पंचायत के कई लोगों ने बताया कि पशुओं के अंदर बीते एक माह से इस तरह की नई बीमारी देखी जा रही है। दर्जनों की संख्या में सभी पशुओं को पहले हल्का बुखार आता है, उसके बाद पेट खराब हो जाता है। बीमारी से ग्रस्त होने पर पशुओं का वजन कम होने के साथ पूरे शरीर में चिकन पॉक्स जैसी बीमारी फैल जाती है। किसानों ने बताया कि अब तक आधा दर्जन से अधिक मवेशियों की मौत हो चुकी है। इन बीमारी के अलावा पशुओं के पैर के खुर में जख्म निकलने से पांव फूल जाता है। समय रहते बीमारी के रोकथाम के लिए सरकार गंभीर नहीं हुई तो पशुओं को बचाना संभव नहीं होगा। वहीं पशु चिकित्सक डॉक्टर पिंटू कुमार ने बताया कि पशुओं में बीमारी को लेकर किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसकी देखभाल सही से करे व एक पशु से दूसरे को अलग रखे और खाना पानी भी अलग दे। नीम की पत्ती को पानी से उबालकर बीमार ग्रस्त पशुओं को धोएं व पशु चिकित्सक से संपर्क करें। उन्होंने कहा कि बीमारी के सूचना पर प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर कैंप लगाया जा रहा है। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। रहिका थाना की पुलिस ने रहिका थाना क्षेत्र के कपिलेश्वर व जगत दो अलग अलग जगहों से चोरी की 2 मोटरसाइकिल के साथ 2 चोर को गिरफ्तार किया है।
इसके साथ ही चोर की पहचान की गई है। दोनों नगर थाना क्षेत्र के गौशाला चौक के रहने वाले बताए गए हैं। आगे की कार्रवाई के लिए दोनों चोर को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। रेहका थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर चोरी के 2 मोटरसाइकिल के साथ 2 चोर को कपिलेश्वर व जगत से गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार चोर की पहचान नैयर आजम हुसैन व शंभू कुमार यादव उर्फ बंठा के रूप में की गई है। दोनों मधुबनी जिला के नगर थाना के गौशाला चौक के रहने वाले हैं। रेगा के थानाध्यक्ष राजकिशोर कुमार ने बताया कि गिरफ्तार नैयर आजम पूर्व में 4 बार जेल जा चुका है। दोनों चोर के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर न्यायिक हिरासत में लेने हेतु व्यवहार न्यायालय मधुबनी भेज दिया गया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड के निवर्तमान बीडीओ आमना वसी के स्थानांतरण होने पर नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी डॉक्टर इंद्र कुमार मंडल को प्रभार दिया गया है। गौरतलब है कि नए पदस्थापित बीडीओ के प्रभार में समय लगने के कारण फिलहाल कार्यपालक पदाधिकारी को यह प्रभार दिया गया है। जयनगर प्रखंड के निवर्तमान बीडीओ आमना वसी के स्थानांतरण होने पर नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी डॉक्टर इंद्र कुमार मंडल को तत्काल प्रभार दिया गया। गौरतलब है कि नव पदस्थापित बीडीओ के योगदान में अधिक समय लगने के कारण निवर्तमान बीडीओ ने ईओ को प्रभार दिया है। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। राजनगर प्रखंड के सतघारा पंचायत स्थित अरविंद पैलेस में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन को लेकर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसका शुभारंभ मधुबनी के जिला पदाधिकारी ने दीप प्रज्वलित कर किया। मौके पर उन्होंने कचरा प्रबंधन को लेकर उपस्थित लोगों को संबोधित भी किया। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अंतर्गत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन का राजनगर प्रखंड अंतर्गत सतघारा पंचायत के अरविंद पैलेस में जिला पदाधिकारी मधुबनी के द्वारा दीप प्रज्वलित कर की गई। जिला पदाधिकारी को ग्राम पंचायत की मुखिया सविता कुमारी व प्रखंड उप प्रमुख गोपाल प्रसाद के द्वारा पाग, चादर व बुके देकर स्वागत किया गया। जिला पदाधिकारी मधुबनी के द्वारा मौके पर संबोधित किया गया। इस अवसर पर बीडीओ प्रभात रंजन, बीपीआरओ पूजा कुमारी, प्रमुख प्रतिनिधि रविंद्र कुमार, उप प्रमुख गोपाल प्रसाद, पूर्व उप प्रमुख संजय पटेल, जिला परिषद संजय राम, प्रखंड नाजिर अफजलुर रहमान व अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ साथ ग्रामीण भी मौजूद थे। बहुत बड़ा अभियान है। मैं यहाँ की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि अपने पंचायत में आप लोग सौभाग्यशाली हैं कि शुरू कर रहे हैं ये। तो इसको केवल सरकारी योजना आप लोग, मेरा अनुरोध है कि नहीं समझेंगे। सभी स्वच्छता कर्मी, सभी वार्ड सदस्यों से अनुरोध है कि आपके घर में हर परिवार को आप लोगों को 2 डस्टबिन दिया जा रहा है, एक हरे रंग का, एक नीले रंग का। और इसमें मुझे उम्मीद है कि गुणवत्ता आप लोग निश्चित रूप से बनाए रखे होंगे कि डस्टबिन जल्दी टूटे नहीं। अगर कहीं कोई डस्टबिन टूटती भी है तो उसको तुरंत ही आप लोगों को रिप्लेस कराना चाहिए। इसका मतलब कहीं न कहीं गुणवत्ता में खराबी होगी। तो मुझे उम्मीद है कि अच्छी गुणवत्ता का डस्टबिन आप लोग दे रहे होंगे। और हर परिवार को, हर एक सदस्य, वार्ड सदस्य को, हर एक जनप्रतिनिधि को, चाहे पंचायत समिति सदस्य हो, चाहे जिला पार्षद हो, सबसे अनुरोध है हर एक परिवार को जाके इसके महत्व को बताना होगा कि ये डस्टबिन दिया जा रहा है, इसका प्रयोग केवल डस्टबिन के रूप में ही करें। डस्टबिन मतलब कचरा फेंकने के लिए, इसका और उपयोग ना करें। हरा वाला डस्टबिन दिया जा रहा है जो गीला कचरा होता है। घर में आप लोग खाना बनाते हैं, सब्जी काट के उसका अवशेष जो होता है, ये खाना खराब हो जाता है तो फेंक देते हैं बाहर। जानवरों को कई बार खिला देते हो तो अच्छा है। जानवरों को खाने के बाद जो अवशेष बचता है तो वो सब जो फेंका जाता है, उस सब गीले कचड़े को आपको इसमें डालना है, हरे वाले डस्टबिन में। ये सबको बताना है। और नीला वाला डस्टबिन है जो सूखा कचरा होता है। आप लोग जानते हैं घर में बहुत सारा पॉलिथीन आप बाहर से ले आते हैं, प्लास्टिक की बोतल ले आते हैं, बल्ब टूट जाता है, ट्यूबलाइट टूट जाती है, बैटरी जो खराब हो जाती है फेंक देते हैं ऐसे। तो वो सब, या चिप्स खरीदते हैं, नमकीन खरीदते हैं, सब पैकेट जो होता है उसका, वो बहुत बड़ा प्रदूषण का कारण है, बीमारी का। तो उस वाले सूखे कचरे को नीले वाले डस्टबिन में डाल देना है। क्योंकि जिन पंचायतों में मैंने देखा है ये अभियान शुरू हो गया है, अभी हम लोग निरीक्षण में जाते हैं तो वहां देखते हैं कि जाके जांच किए तो घर में, अभी पंडौल प्रखंड के भवानीपुर पंचायत की बात बताते हैं, गए आप वहां जांच किए, घर में दोनों डस्टबिन था, लेकिन घर के बाहर हमने देखा कि नमकीन का पैकेट फेंका हुआ है, प्लास्टिक घर के बाहर द्वार पे फेंका हुआ है। तो हम पूछे कि इसको
डस्टबिन में क्यों नहीं डाला? हम कहे डस्टबिन लेके आइए, तो दोनों डस्टबिन निकाल के ले आई। एक डस्टबिन में बाथरूम में नहाने का पानी भरा हुआ था और दूसरे डस्टबिन में चावल दाल वाल रखा हुआ था किचन के लिए। तो ये आपके सामान रखने के लिए नहीं दिया जा रहा है, ये कचरा के लिए है, उसी के रूप में प्रयोग करिए तभी फायदा है। सामान रखने का, अनाज रखने का आपको बाल्टी मग चाहिए, वो खरीद लीजिए आप अपना। इसका उद्देश्य उसी लिए है कि नीले वाले में सूखा कचरा फेंकना है, हरे वाले में गीला, तभी ये अभियान सफल हो पाएगा। तो ये गलती अन्य पंचायतों में लोग कर रहे हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ भी लोग ये गलती करेंगे। तो सभी हमारे स्वच्छता कर्मियों की जिम्मेदारी है, हमारी माताएं बहनें यहाँ बैठी हुई हैं, जितने वार्ड सदस्य हैं, जितने लोग अन्य लोग भी हैं, आप लोग की जिम्मेदारी है। आप लोग जाएं, लोगों को जागरूक करें कि जिस उद्देश्य के लिए दिया जा रहा है उसी उद्देश्य के लिए इसका प्रयोग करें। और कचरा जब आप लोग रखेंगे दोनों डस्टबिन में, सवेरे सवेरे हमारे स्वच्छता कर्मी ये लोग जाएंगे और रिक्शा के माध्यम से हर एक घर से कचरा इकट्ठा करेंगे। और कचरा का तब यहाँ पे अभी वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट बनेगा, जैसा कि बताया गया, जमीन उसकी चिन्हित भी हो गई है। तो जल्द ही हम मुखिया जी से अनुरोध करेंगे कि जल्द उसका भी निर्माण करवा देंगे, ताकि जो प्लास्टिक वाला कचरा है उसको किसी एजेंसी से उसको बेच देना होगा। जो कबाड़ी वाले को आप लोग जानते होंगे, लोग खरीदने आते थे, उसी तरीके से उसको बेच देना होगा। और जो गीला कचरा है उससे बहुत सारे किसान भाई, आजकल आप लोग जानते हैं वर्मी कंपोस्टिंग एक तरीका होता है, उससे खाद बनाते हैं। तो वही प्रक्रिया सीख के और WPO में गीले कचरे से खाद बनवा लेना है। तो बहुत आसान है ये, बस थोड़ा सा लगना होगा हमारे कर्मियों को, हमारे जनप्रतिनिधियों को। तो मुझे पूरी उम्मीद है इस पंचायत को हम लोग आने वाले समय में, जो आज अभियान का शुभारंभ हुआ है, पंचायत को पूरा प्रदूषण से मुक्त रखेंगे। न केवल ठोस कचरा बल्कि तरल कचरे से भी हम लोग मुक्त करने में सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद ताली बजाने के लिए। एक बिंदु और अनुरोध आप लोगों से जरूर करेंगे कि ये अभियान चलाने के लिए, जैसे हमारे स्वच्छता कर्मी काम कर रहे हैं, उनको मानदेय भी देना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है। कहीं भी रिक्शा खराब हुआ उसको भी बनवाना पड़ेगा। तो इसमें ये सरकार पैसा हमेशा नहीं देती रहेगी, तो इसलिए इसमें यूजर चार्जेस 30 रुपया पर महीना रखा गया है कि वो 30 रुपया कलेक्ट करेंगे हमारे जो स्वच्छता पर्यवेक्षक हैं इस पंचायत के, और उसी पैसे को खाता में जमा करके उसी पैसे से कहीं रिक्शा खराब होगा, कहीं कुछ खराब होगा, कर्मियों को कुछ देना होगा मानदेय, उसी से देंगे। तो एक अंतिम मेरा अनुरोध है, अगर ये सफल बनाए रखना है और आगे आने वाले समय में ये चलता रहे सफलतापूर्वक, तो ये बहुत जरूरी है कि 30 रुपया यूजर चार्ज के बारे में आप लोगों को प्रेरित करें। और ये महीने में 30 रुपया बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जो उससे फायदा होगा अभी सामने नहीं दिखता है, लेकिन कचरा हम लोग कितना पर्यावरण में जाने से रोक लेंगे, वो फायदा अभी नहीं जान पा रहे हैं, वही फायदा सबको बताना है, ताकि लोग 30 रुपया उसके सामने कुछ भी नहीं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इसको सस्टेनेबल तरीके से, इस अभियान जो आज शुरू किया जा रहा है, इसको आप लोग चलाएंगे और पंचायत को प्रदूषण से मुक्त आप लोग। और पॉलीथीन वेस्ट है, ये सब कभी डिकम्पोज नहीं होता, ये सालों साल, हजारों साल तक पर्यावरण में पड़ा रहता है और किसी न किसी रूप में कभी न कभी हम लोग उसका सेवन कर जाते हैं और बहुत स्वास्थ्य पे दुष्प्रभाव पड़ता है उसका। कैंसर की बीमारी का कोई भी आप लोग कहते हैं कि कैंसर क्यों हुआ, लोग नहीं जान पाते हैं। कई व्यक्तियों को कैंसर हो जाता है, कहते हैं हम तो शराब भी नहीं पीते थे, गुटखा भी नहीं खाते थे, सिगरेट भी नहीं पीते थे, तो हमको कैंसर क्यों हो गया। वो सब इन्हीं कारणों से होता है, जो पर्यावरण में प्रदूषण इस तरह के होते हैं, जाने अनजाने में हम लोग के शरीर में प्रवेश कर जाता है, उसी सबसे बीमारियां होती हैं। तो अन्य बहुत सारी प्रकार की बीमारियां, इन सब जो वेस्ट हम लोग बाहर फेंक देते हैं, उन्हीं से होता है। तो ये उससे बचने का एक बहुत बड़ा अभियान है। मैं यहाँ की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि अपने पंचायत में आप लोग सौभाग्यशाली हैं कि शुरू कर रहे हैं ये। तो इसको केवल सरकारी योजना आप लोग, मेरा अनुरोध है कि नहीं समझेंगे। सभी स्वच्छता कर्मी, सभी वार्ड सदस्यों से अनुरोध है कि आपके घर में हर परिवार को आप लोगों को 2 डस्टबिन दिया जा रहा है, एक हरे रंग का, एक नीले रंग का। और इसमें मुझे उम्मीद है कि गुणवत्ता आप लोग निश्चित रूप से बनाए रखे होंगे कि डस्टबिन जल्दी टूटे नहीं। अगर कहीं कोई डस्टबिन टूटती भी है तो उसको तुरंत ही आप लोगों को रिप्लेस कराना चाहिए, इसका मतलब कहीं ना कहीं गुणवत्ता में खराबी होगी। तो मुझे उम्मीद है कि अच्छी गुणवत्ता का डस्टबिन आप लोग दे रहे होंगे। और हर परिवार को, हर एक सदस्य, वार्ड सदस्य को, हर एक जनप्रतिनिधि को, चाहे पंचायत समिति सदस्य हो, चाहे जिला पार्षद हो, सबसे अनुरोध है हर एक परिवार को जाके इसके महत्व को बताना होगा
कि ये डस्टबिन दिया जा रहा है, इसका प्रयोग केवल डस्टबिन के रूप में ही करें। डस्टबिन मतलब कचरा फेंकने के लिए, इसका और उपयोग ना करें। हरा वाला डस्टबिन दिया जा रहा है जो गीला कचरा होता है, घर में आप लोग खाना बनाते हैं, सब्जी काट के उसका अवशेष जो होता है, या खाना खराब हो जाता है तो फेंक देते हैं बाहर। जानवरों को कई बार खिला देते हो तो अच्छा है, जानवरों को खाने के बाद जो अवशेष बचता है तो वो सब जो फेंका जाता है उस सब गीले कचरे को आपको इसमें डालना है, हरे वाले डस्टबिन में, ये सबको बताना है। और नीला वाला डस्टबिन है जो सूखा कचरा होता है। आप लोग जानते हैं घर में बहुत सारा पॉलिथीन आप बाहर से ले आते हैं, प्लास्टिक की बोतल ले आते हैं, बल्ब टूट जाता है, ट्यूबलाइट टूट जाती है, बैटरी जो खराब हो जाती है फेंक देते हैं ऐसे, तो वो सब, या चिप्स खरीदते हैं, नमकीन खरीदते हैं, सब पैकेट जो होता है उसका वो बहुत बड़ा प्रदूषण का कारण, बीमारी का। तो उस वाले सूखे कचरे को नीले वाले डस्टबिन में डाल देना है। क्योंकि जिन पंचायतों में मैंने देखा है ये अभियान शुरू हो गया है, अभी हम लोग निरीक्षण में जाते हैं तो वहां देखते हैं कि जाके जांच किए तो घर में, अभी पंडौल प्रखंड के भवानीपुर पंचायत की बात बताते हैं, गए आप वहां जांच किए, घर में दोनों डस्टबिन था, लेकिन घर के बाहर हमने देखा कि नमकीन का पैकेट फेंका हुआ है, प्लास्टिक घर के बाहर द्वार पे फेंका हुआ है। तो हम पूछे कि इसको डस्टबिन में क्यों नहीं डाला, हम कहे डस्टबिन लेके आइए। तो दोनों डस्टबिन निकाल के ले आई। एक डस्टबिन में बाथरूम में नहाने का पानी भरा हुआ था और दूसरे डस्टबिन में चावल दाल वाल रखा हुआ था किचन के लिए। तो ये आपके सामान रखने के लिए नहीं दिया जा रहा है, ये कचरा के लिए है, उसी के रूप में प्रयोग करिए तभी फायदा है। सामान रखने का, अनाज रखने का आपको बाल्टी मग चाहिए, वो खरीद लीजिए आप अपना। इसका उद्देश्य उसी लिए है कि नीले वाले में सूखा कचरा फेंकना है, हरे वाले में गीला, तभी ये अभियान सफल हो पाएगा। तो ये गलती अन्य पंचायतों में लोग कर रहे हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ भी लोग ये गलती करेंगे। तो सभी हमारे स्वच्छता कर्मियों की जिम्मेदारी है, हमारी माताएं बहनें यहाँ बैठी हुई हैं, जितने वार्ड सदस्य हैं, जितने लोग अन्य लोग भी हैं, आप लोग की जिम्मेदारी है। आप लोग जाएं, लोगों को जागरूक करें कि जिस उद्देश्य के लिए दिया जा रहा है उसी उद्देश्य के लिए इसका प्रयोग करें। और कचरा जब आप लोग रखेंगे दोनों डस्टबिन में, सवेरे सवेरे हमारे स्वच्छता कर्मी ये लोग जाएंगे और रिक्शा के माध्यम से हर एक घर से कचरा इकट्ठा करेंगे। और कचरा का तब यहाँ पे अभी वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट बनेगा, जैसा कि बताया गया, जमीन उसकी चिन्हित भी हो गई है। तो जल्द ही हम मुखिया जी से अनुरोध करेंगे कि जल्द उसका भी निर्माण करवा देंगे, ताकि जो प्लास्टिक वाला कचरा है उसको किसी एजेंसी से उसको बेच देना होगा। जो कबाड़ी वाले आप लोग जानते होंगे, लोग खरीदने आते थे, उसी तरीके से उसको बेच देना होगा। और जो गीला कचरा है उससे बहुत सारे किसान भाई, आजकल आप लोग जानते हैं वर्मी कंपोस्टिंग एक तरीका होता है, उससे खाद बनाते हैं। तो वही प्रक्रिया सीख के और WPO में गीले कचरे से खाद बनवा लेना है। तो बहुत आसान है ये, बस थोड़ा सा लगना होगा हमारे कर्मियों को, हमारे जनप्रतिनिधियों को। तो मुझे पूरी उम्मीद है इस पंचायत को हम लोग आने वाले समय में, जो आज अभियान का शुभारंभ हुआ है, पंचायत को पूरा प्रदूषण से मुक्त रखेंगे। न केवल ठोस कचरा बल्कि तरल कचरे से भी हम लोग मुक्त करने में सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद ताली बजाने के लिए। एक बिंदु और अनुरोध आप लोगों से जरूर करेंगे कि ये अभियान चलाने के लिए, जैसे हमारे स्वच्छता कर्मी काम कर रहे हैं, उनको मानदेय भी देना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है। कहीं भी रिक्शा खराब हुआ उसको भी बनवाना पड़ेगा। तो इसमें ये सरकार पैसा हमेशा नहीं देती रहेगी, तो इसलिए इसमें यूजर चार्जेस 30 रुपया पर महीना रखा गया है कि वो 30 रुपया कलेक्ट करेंगे हमारे जो स्वच्छता पर्यवेक्षक हैं इस पंचायत के, और उसी पैसे को खाता में जमा करके उसी पैसे से कहीं रिक्शा खराब होगा, कहीं कुछ खराब होगा, कर्मियों को कुछ देना होगा मानदेय, उसी से देंगे। तो एक अंतिम मेरा अनुरोध है, अगर ये सफल बनाए रखना है और आगे आने वाले समय में ये चलता रहे सफलतापूर्वक, तो ये बहुत जरूरी है कि 30 रुपया यूजर चार्ज के बारे में आप लोगों को प्रेरित करें। और ये महीने में 30 रुपया बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जो उससे फायदा होगा अभी सामने नहीं दिखता है, लेकिन कचरा हम लोग कितना पर्यावरण में जाने से रोक लेंगे, वो फायदा अभी नहीं जान पा रहे हैं, वही फायदा सबको बताना। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इस खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ।
अनुराग प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहिब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन शगुन वाटिका विवाह भवन। रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है फिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड। बुधवार की सुबह जयनगर रेलवे स्टेशन के समीप टैक्सी स्टैंड में एक टेम्पो चालक के द्वारा 2 व्यक्तियों के साथ मारपीट की गई, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल व्यक्तियों को पुलिस ने जयनगर अनुमंडल अस्पताल में पहुंचाया, जहां दोनों इलाजरत हैं। वहीं टेम्पो चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की कवायद चल रही है। जयनगर रेलवे स्टेशन स्थित टैक्सी स्टैंड में बुधवार की सुबह टेम्पो चालक ने 2 लोगों के साथ मारपीट कर घायल कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही रेल थाना पुलिस ने घायल व्यक्ति को इलाज के लिए जयनगर अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया। रेल थानाध्यक्ष मनोज कुमार ने बताया कि घायल व्यक्ति लौकही थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 5 निवासी 52 वर्षीय गणेश कुमार अग्रवाल व उसका भाई 50 वर्षीय गोपाल कुमार अग्रवाल है। थानाध्यक्ष ने बताया कि घायल व्यक्ति के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है। इसमें 2 चालक को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। नाबालिग से दुष्कर्म मामले में पॉस्को कोर्ट के स्पेशल जज ADJ 7 दिवेश कुमार की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है, जहां नाबालिग से दुष्कर्म करने के बाद पीड़िता के गर्भवती होने को लेकर पत्नी ने पति पर प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इस मामले में अपराधी पिता को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। पॉस्को कोर्ट के स्पेशल जज ADJ 7 दिवेश कुमार की अदालत ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के बाद गर्भवती होने के मामले में पिता को फैसला सुनाया है। जानकारी के अनुसार पत्नी ने उस पर प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उसने बताया कि 15 वर्षीय पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने के बाद गर्भवती होने की जानकारी पर जब उससे पूछा गया तो उसने बताया कि 6 महीने पूर्व से उसका पिता उसके साथ यह कर रहा था, जिसमें बच्ची की मां गांव में पंचायत बुलाई तो पंचों ने न्याय दिलाने को लेकर प्राथमिकी दर्ज करने की सलाह दी थी। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से स्पेशल PP मिश्रीलाल यादव ने दोषी को फांसी की सजा देने की मांग की, ताकि इस तरह के कलंकित पिता और दूसरा न बन सके। स्पेशल PP मिश्रीलाल यादव ने बताया कि दोषी पिता खुटाना प्रखंड के एक गांव का रहने वाला है। मौके पर उनकी जूनियर अधिवक्ता शालू कुमारी भी मौजूद थी। 20 वर्ष की ADJ 7 श्री दिवेश कुमार के द्वारा जो है सो खुटौना थाना कांड संख्या 106/21 में इस केस के अभियुक्त लाल मोहम्मद को जो है 20 वर्ष की कड़ी सजा दी गई है और इसमें जीवन काल तक उनको
जेल में ही रहने का सज़ा दी गई है। इसके बाद उनको 25,000 रुपया जुर्माना नहीं देने पर 1 साल की अतिरिक्त सज़ा सुनाई गई है और पीड़िता को जो है 7 लाख रुपया मुआवजा सरकार के द्वारा देने का आदेश दिया गया है माननीय न्यायालय के द्वारा, जिससे पीड़िता का जो है सो घर परिवार बच सके और दूसरी जगह कहीं अच्छा शादी विवाह हो सके, इसीलिए जो है सो माननीय न्यायालय का आदेश। सर अपना परिचय दीजिए। मिश्री लाल यादव, स्पेशल पीपी ऑफिसर। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। जयनगर के नए थानाध्यक्ष आशुतोष रंजन से भाकपा के कार्यकर्ताओं ने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने एक मांगों का ज्ञापन पत्र उन्हें सौंपा और उस पर कार्रवाई की मांग की। जयनगर थाना के नव पदस्थापित प्रशिक्षु पुलिस उपाधीक्षक सह थानाध्यक्ष आशुतोष रंजन को भाकपा माले सचिव भूषण सिंह ने भेंट कर मांग पत्र सौंपकर कई मुद्दों से अवगत कराया है, जिसमें थाना क्षेत्र के अंतर्गत मजबूर, मजदूर, कमजोर, पीड़ित, गरीब व प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ जनप्रतिनिधियों, राजनीतिक व सामाजिक कार्यकर्ताओं के फरियाद को सुनकर जांच कर त्वरित कार्रवाई की मांग की है। माले सचिव ने दमनकारी, अपराधी, भूमाफिया एवं जन विरोधी व दोहरी चरित्र वाले व्यक्तियों और सामाजिक तत्वों पर कठोर कार्रवाई करने की मांग रखी। थाना में कार्यरत सभी कर्मियों को मोबाइल पर संपर्क करने पर रिसीव करने को कहा गया। थाना क्षेत्रों में इन दिनों लगातार मोटरसाइकिल चोरी और भारत नेपाल सीमा होने के कारण चोरी की घटना से अवगत कराते हुए चोरी की मोटरसाइकिल को शराब तस्करी कार्य में उपयोग किया जा रहा है। चोरी की घटनाओं को लेकर शिकायतकर्ता के शिकायत पत्र पर के आलोक में अविलंब कार्रवाई करने की मांग की गई। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। खजौली के बिलट सिंह जनता महाविद्यालय व महात्मा गांधी स्मारक उच्च विद्यालय में विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने की। इस दौरान कई मुद्दों पर प्रस्ताव पारित किया गया। बिलट सिंह जनता बालिका उच्च विद्यालय खजौली एवं महात्मा गांधी स्मारक उच्च विद्यालय खजौली में बुधवार को विधायक अरुण शंकर प्रसाद के नेतृत्व में विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक हुई, जिसमें गत बैठक की संपुष्टि के साथ आगे की कार्यवाही शुरू हुई। कई आवश्यक मुद्दों पर चर्चा हुई। इस दौरान सर्वसम्मति से कई प्रस्तावों पर मुहर भी लगा। बालिका उच्च विद्यालय में फरवरी 2023 में रात्रि प्रहरी को 5,000 रुपए मानदेय पर बहाल किया गया था। अनुपस्थिति विवरणी के आधार पर 3 दिनों की राशि काटते हुए शेष राशि भुगतान करने का निर्देश दिया गया। गत बैठक में विद्यालय की मरम्मती, साइकिल शेड निर्माण, सीढ़ी मरम्मती व रंग रोगन की स्वीकृति दी गई थी। इसके आधार पर शिक्षक सुधीर कुमार सिंह, सुरेश प्रसाद सिंह, मनोज सिंह व कुंदन कुमार सिंह के देखरेख में कार्य किया गया। 1 लाख रुपए अग्रिम दिया गया था। कार्य अधिकता पर 2,30,000 रुपए पुनः दिया गया। बैठक में सभी अभिश्रव उपस्थापित नहीं किए गए। प्रधानाध्यापक व अन्य शिक्षक से इस आशय का पत्र जिला कल्याण पदाधिकारी, डीईओ एवं डीएम को भेजकर अनुमति प्राप्त करने का अनुरोध किया गया है। मॉडल भवन, +2 भवन के बीच साइकिल शेड व ध्वजारोहण मंच निर्माण छात्र कोष से कराए जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया, जिस कार्य को करने के लिए क्रमशः 50,000 व 25,000 रुपए की निकासी की स्वीकृति दी गई। वहीं क्षतिग्रस्त चारदीवारी की मरम्मती विकास कोष मद से कराने का निर्णय लिया गया। इसके लिए 50,000 रुपए अग्रिम के रूप में निकालने की स्वीकृति दी गई। मौके पर एचएम अवराह अहमद, मनोज कुमार सिंह, निजी सहायक हरिश्चंद्र शर्मा, कुंदन कुमार, शंभुनाथ ठाकुर समेत कई लोग मौजूद थे। लक्ष्मीपुर गांव निवासी सुधीर कुमार द्वारा विद्यालय की चारदीवारी को तोड़कर लगातार अतिक्रमण किया जा रहा है। इस संबंध में खजौली थाना में संबंधित अतिक्रमणकारी पर एफआईआर के लिए आवेदन दिया जा चुका है, लेकिन अभी तक केस दर्ज नहीं हुआ है, जो खेद का विषय है। विद्यालय प्रबंध समिति इस पर खेद व्यक्त करते हुए एफआईआर के लिए सदर डीएसपी व एसपी को आवेदन देने का निर्णय लिया, जबकि बीडीओ व सीओ को भी इसकी सूचना दी गई है। साथ ही इस संबंध में डीईओ को भी आवेदन देकर कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया। प्रबंध कार्य समिति गर्ल्स स्कूल खजौली बालिका उच्च विद्यालय के प्रबंध समिति
की बैठक में जो निर्णय लिए गए वो मुख्य रूप से पूर्व में लिए गए निर्णय के अनुपालन से संबंधित था, जिसमें रात्रि प्रहरी की नियुक्ति हुई थी निर्धारित मानदेय के आधार पर। उसके मानदेय के भुगतान का विषय था। दूसरा, जो पूर्व में निर्णय लिया गया था कि विद्यालय की जर्जर अवस्था को देखते हुए इसके संपूर्ण विद्यालय का रंग रोगन, मरम्मती एवं साइकिल सेट का निर्माण, सीढ़ी सेट का मरम्मती इत्यादि जो कार्य थे उन कार्यों को संपादित किया गया है। उस संबंध में 3,30,000 रुपया अभी तक अग्रिम भुगतान किया जा चुका है प्रगति कार्यों के आधार पर, जिसका सारा ब्यौरा अभिश्रम मजदूर का जो दैनिक भुगतान है उससे संबंधित मास्टर रोल इत्यादि जो आज सब कागजात प्रस्तुत नहीं होने के कारण अंतिम रूप से उसको अनुमोदित नहीं किया जा सका है, लेकिन कार्य का निरीक्षण करके प्रबंध समिति ने कार्य पर संतोष व्यक्त किया है और अगली बैठक में उचित रूप से इसका समुचित व्यय विवरणी प्रस्तुत करने के बाद इसका पूर्ण रूप से अनुमोदन किया जा सकेगा। एक और विषय था जो विद्यालय के उत्तर पश्चिम कोने पर बगल के जमीन मालिक द्वारा तकनीकी रूप से गलत तकनीक का इस्तेमाल करते हुए जो अपना भवन निर्माण कर रहा था, उसके कारण विद्यालय की चारदीवारी गिरवा दी गई। उस संबंध में उनसे अनुरोध किया गया बुलाकर कि आप विद्यालय के यथास्थिति का निर्माण करा दें, जिस स्थिति में चारदीवारी था उसको करा दें, अन्यथा बाध्य होकर विद्यालय को कानूनी कार्रवाई करनी पड़ी। इन्हीं सब विषय को लेकर आज की बैठक थी। हम लोग चाहते हैं कि ये मधुबनी का जो शिवगंगा बालिका उच्च विद्यालय के बाद जो सबसे संपन्न और सुसज्जित बालिका उच्च विद्यालय खजौली है, उस विद्यालय को हम सब मिलकर इसका विकास करके इसको जिला नहीं राज्य में सबसे अच्छे विद्यालय के रूप में इसकी गणना हो। इसलिए हम सब ने अनुरोध किया है कि इसका वर्ग संचालन, इसकी रूटीन व्यवस्था, इसकी छात्र उपस्थिति, बाकी सभी चीज़ों पर भी ठीक प्रकार से ध्यान देकर इस विद्यालय को हम लोग सब मिलकर एक अच्छे विद्यालय के रूप में उन्नयन करें। इसी विषय को लेकर हम सब आज की बैठक कर रहे हैं। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। मधुबनी नगर निगम कार्यालय में सशक्त अस्थायी समिति के गठन के बाद नगर आवास एवं विकास विभाग के सचिव राहुल वर्मन के द्वारा सभी सदस्यों को गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। वहीं इसके बाद मधुबनी नगर निगम के डिप्टी मेयर अमानुल्लाह खान ने डेन न्यूज से खास बातचीत की। तो ये 3 कैनाल है, तो मेरा डीएम साहब से, निगम से, आयुक्त से, मेयर साहब से, सबों से निवेदन होगा कि यदि शहर का जल जमाव और शहर के जाम की समस्या को दूर करना चाहते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट बात अभी हम डेन न्यूज के माध्यम से मधुबनी की निगम की जनता को, हम जिला पर बात नहीं करते। तो मैंने जो अपना सर्वे किया उसमें विस्तारित क्षेत्र में काम अभी नहीं हो रहा है और एनजीओ खामखा पैसा उठाओ कर रही है, उसमें बहुत ज़्यादा लगा है कि भ्रष्टाचार दिख रहा है। तो उस पर अंकुश लगाना है, क्योंकि चूंकि आजकल क्या है कि सीधे कोई फैसला, आज तो टेंडर बहाल हो गई कि सीधे कोई फैसला लिया नहीं जा सकता। सहमति से ताकत है, समाज भी सहमति से चलता है और निगम भी सहमति से चलेगा और निगम का बोर्ड भी सहमति से चलेगा। तो वैसी सूरत में हमको लगता है कि
ये 2 महीने के अंदर में फिर से नया टेंडर होने की संभावना है। नमस्कार, डे न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं अखलाक सिद्दीकी। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं अमानुल्लाह खान साहब, जो मधुबनी नगर निगम के डिप्टी मेयर हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आज मधुबनी नगर निगम में सशक्त अस्थायी समिति की बैठक हुई है। इस बैठक में जो अस्थायी सशक्त समिति एक हिसाब से शहर का कैबिनेट होता है, मंत्रिमंडल होती है और शहर के विकास को लेकर के तमाम जो मुद्दे होते हैं वो सशक्त अस्थायी समिति इसको तय करती है। हम मधुबनी नगर निगम से लेकर के विधानसभा तक की बात करेंगे, चूँकि 4 दशक से अमानुल्लाह खान साहब लगातार जन सेवा में लगे हुए थे। अंतिम समय में इनको मौका मिला है और मधुबनी नगर निगम के इस बार डिप्टी मेयर बने हैं। डिप्टी मेयर बने भी हैं तो अच्छे खासे मार्जिन के साथ बने हैं। लंबी लड़ाई थी, इस लड़ाई को जीतने में इन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। जनता ने इन्हें सर आंखों पर बिठाया और मधुबनी में जो एक सामाजिक समरसता की मिसाल थी वो लोगों ने कायम की। मेयर और डिप्टी मेयर को लोगों ने चुना, चूँकि इस बार विश्वास और अविश्वास का खेल बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले जो नगर परिषद था उसमें हर 2.5 साल के बाद अविश्वास का खेल होता था, जिसमें खरीद फरोख्त का मामला होता था और मधुबनी नगर के विकास, इसमें खास करके विकास काम ही अवरुद्ध हुआ करता था। हम बात करेंगे कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं अमानुल्लाह खान साहब, क्योंकि 2019 का विधानसभा चुनाव भी लड़े हैं और 2025 सर पर है। लगातार ये जनसेवा में है और चुनाव जीतने के बाद मैं अपने तमाम दर्शकों को बता दूं कि सूरज नारायण सिंह गेट गए थे। ये जो सूरज नारायण सिंह का इलाका है वहाँ से 36 विधानसभा होता है। सूरज नारायण सिंह चूँकि एक मजदूर नेता थे और मजदूर नेता के बाद वो मधुबनी विधानसभा का नेतृत्व किए। तमाम जो राजनेता जो मधुबनी में एंट्री करते हैं वो सूरज नारायण सिंह के मूर्ति पर माल्यार्पण करते हैं। तो हमारे खान साहब भी जो है चुनाव जीतने के बाद सूरज नारायण सिंह को याद किए हैं। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस बार जो मधुबनी का जो विधानसभा है वो कुछ उसमें नया ट्विस्ट होगा, चूँकि राजद के खाते में ये सीट है और यहाँ के 36 के विधायक हैं समीर कुमार महासेठ, जो तत्कालीन अभी जो मौजूदा नीतीश कुमार की सरकार है उसमें उद्योग मंत्री हैं। उद्योग लगे न लगे, उद्योग मंत्री जी लगातार मेहनत कर रहे हैं क्षेत्र को लेकर के और क्षेत्र की विकास को लेकर के। क्योंकि पिछला चुनाव भी खान साहब लड़े थे, दुर्भाग्यवश इनको अपनी पार्टी ने अपना उम्मीदवार नहीं बनाया था अलायंस की वजह से। दूसरी पार्टी से लंबे संघर्ष करने के बाद लोगों के सब्र का बांध जब टूट जाता है तो लोग मैदान में आते हैं और कहीं कहीं लोग मैदान फतह करते हैं। इस बार खान साहब का सितारा बुलंद है, मैदान फतह करेंगे क्या या नहीं करेंगे ये तो आने वाला समय बताएगा। खान साहब, सबसे पहले डे न्यूज में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मधुबनी नगर निगम का चुनाव आप जो है डिप्टी मेयर के तौर पर, पहले तो आप मेयर की उम्मीदवारी दिए थे, बाद में आपने सामाजिक समीकरण देखा। तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि चुनाव है तो खर्च है, आप जिस हिसाब के उस हिसाब से आपने इसको तय किया। आप डिप्टी मेयर का चुनाव लड़े और बहुत शुरू से लेकर के अंत तक जाते जाते आप चुनाव जीतने में कामयाब हुए और इस जीत के लिए हम और हमारी पूरी टीम आपको बधाई देती है। साथ ही मधुबनी के विकास को लेकर के क्या मास्टर प्लान है आपके पास? देखिए, मधुबनी का जो पहले से स्थिति है यकीनन उसमें बड़ा बदलाव आने की संभावना है, क्योंकि जो लोग जीत के आए हैं उन सबको एक ललक है विकास करने की। उसमें मेयर साहब को, एज ए अमानुल्लाह डिप्टी मेयर, इनको तमाम वार्ड पार्षदों को एक ललक है काम करने की और उसके लिए आज सशक्त अस्थायी समिति का गठन भी हो चुका है। मुझे उम्मीद है पहली बैठक शनिवार को होने जा रही है मेयर साहब के नेतृत्व में। स्वतः मेयर ही अध्यक्ष होते हैं, इसलिए उनके ही नेतृत्व में कहा जाएगा। सारे वार्ड काउंसिलरों से एक बार पहले भी बैठक हो चुकी है 1 से 45 वार्ड के वार्ड काउंसिलरों के साथ, जिसमें अप्रोक्स 30 महिलाएं हैं,
बाकी पुरुष हैं, वहाँ भी हम लोगों ने 3 मुद्दे को ज़्यादा फोकियत दी थी, मतलब ज़्यादा अहमियत दिया था। उसमें जल जमाव की समस्या, जाम की समस्या और एक सफाई की। तो आप जान लीजिए सफाई में कहीं ना कहीं हम अपने को महसूस करने लगे कि कमी है, क्योंकि 2 तरह का एनजीओ काम कर रहा है यहाँ। एक एनजीओ 1 से 30 वार जो पुराना था उसमें काम कर रहा है, एक विस्तारित क्षेत्र में जो एनजीओ है उसमें काम कर रहा है। तो मैंने जो अपना सर्वे किया उसमें विस्तारित क्षेत्र में काम अभी नहीं हो रहा है और एनजीओ खामखा पैसा उठाओ कर रही है, उसमें बहुत ज़्यादा लगा है कि भ्रष्टाचार दिख रहा है। तो उस पर अंकुश लगाना है, चूंकि आजकल क्या है कि सीधे कोई फैसला, आज तो कैबिनेट बहाल हो गई है, सीधे कोई फैसला लिया नहीं जा सकता। सहमति से ताकत है, समाज भी सहमति से चलता है और निगम भी सहमति से चलेगा और निगम का बोर्ड भी सहमति से चलेगा। तो वैसी सूरत में हमको लगता है कि ये 2 महीने के अंदर में फिर से नया टेंडर होने की संभावना है और जो हम लोग के सिस्टम को फुलफिल करेगा, हम लोग प्रयास करेंगे उसी एनजीओ को मौका दिया जाए। क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, माने एनजीओ के पास संसाधन नहीं है लेकिन वो लेने में कामयाब हो गया और वो कामयाब हो गया। अब हम उसको डायरेक्ट अगर निरस्त कर देते हैं या सस्पेंड कर देते हैं तो वो मेरे पावर में नहीं है, वो कैबिनेट से फैसला होगा कि क्या होना नहीं होना। वैसे उन लोगों से वार्ता चल रही है कि आप अपने अंदर सुधार लाइए और काम कीजिए। जल जमाव का जो संकट है उसमें कहीं ना कहीं जो जिसको हम लोग इंक्रोचमेंट कहते हैं वो भी है। हम लोग बचपन से ही सुनते आए हैं 3 केनाल है यहाँ, राज केनाल है, वर्सन केनाल है, किंग्स केनाल है, अलावे कई और नाला है, सारी बातें हैं। मेयर साहब कहे कि एक और केनाल हम पैदा करेंगे, हम समर्थन करते हैं। हो सकता है वो छितौड़ी पुल वाला इसमें ये हो, हम समर्थन करते हैं, एक नई बात आवे तो आवे। तो ये 3 केनाल है। तो मेरा डीएम साहब से, निगम से, आयुक्त से, मेयर साहब से, सबों से निवेदन होगा कि यदि शहर का जल जमाव और शहर के जाम की समस्या को दूर करना चाहते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट बात अभी हम अध्ययन न्यूज के माध्यम से मधुबनी की निगम की जनता को, हम जिला पर बात नहीं करते, तो निगम की जनता को कहना चाहते हैं कि ओल्ड नक्शा निकाला जाए और तीनों केनाल को ओल्ड नक्शा के आधार पर मापी की जाए, उसका कितना चौड़ीकरण था और उसका फुटकर कितना था, उसमें जितना बड़ा भी वीआईपी इंक्रोच किया हुआ है उसको तोड़ना है, उसको बेनकाब करना है और उस फुटकर पर रोड बना देना है, तो स्वतः जाम की समस्या का हल होगा। और उस केनाल को गहरा करके जो उसके अंदर प्रोटेक्शन वाल होता है वो डाल के माने छिछला टाइप का बना दिया जाए, उसको वी आकार दे करके, तो हम समझते हैं एक बहुत बड़ा निदान हो जाएगा। लेकिन ये करना पड़ेगा, ये बोलने से नहीं होगा, इसमें हमको वहाँ सहयोग चाहिए। किसका? प्रशासनिक सहयोग भी, जिला प्रशासन का आपको सहयोग चाहिए। हाँ, और साथ साथ जनता का भी सहयोग चाहिए। आप देख रहे हैं तीनों केनाल साफ नहीं होने का कारण क्या है? क्योंकि केनाल जैसे थाना मोड़ पर एक है, तो थाना मोड़ पर वहाँ पर पहुँच के आदमी जेबीसी भीतर जाती नहीं है, वहाँ पर गड्ढा कर दिया, थोड़ा सा पानी आ गया, फिर उसमें से पानी उछला, फिर आगे चला गया, तो सफाई तो हुई नहीं। उसके आगे कैसे जाइएगा? जैसे अभी वसूली स्कूल के पास केनाल है, अब उसके आगे जीवच में वो कैसे जाएगा? ये आज तक नहीं हुआ यहाँ। तो अगर शहर चाहता है जाम का निजात और शहर चाहता है जल जमाव का निजात, तो ये व्यवस्था लागू करना होगा, चाहे इस पर जितना बड़ा भी। आप कह रहे हैं कि ओल्ड नक्शा से कैनाल की सफाई हो, इसमें जो राष्ट्रीय स्तर के जो राजनीतिक दल हैं उनके कार्यालय हैं,
राज्य के मंत्री हैं, उनके बड़े बड़े बिल्डिंग हैं, तमाम जो बड़े मठाधीश है मधुबनी में, और या इससे पहले जो नगर परिषद के जो कार्यपालक पदाधिकारी थे, नाम नहीं लेना हम चाहते हैं क्योंकि वो इस दुनिया में है नहीं, उनके द्वारा जो किया गया, तो आपको नहीं लगता कि एक पूरी कॉलोनी समाप्त होगी? नहीं, हम लोगों को इस बात पर नहीं जाना है कि किसने कौन अच्छा काम किया, कौन गुनाह किया। जो अभी वस्तु स्थिति है, उस स्थिति में मान लीजिए करवा सच है, चुनाव का जीतना हारना एक अलग मैटर है। ये करवा सच है कि जो हम बोल रहे हैं वो सत्य है। अगर ओल्ड नक्शा 1899 में क्रिस्टल सर्वे हुआ, 1899 में, 1901 में खतियान लागू हो गया और नक्शा पास हो गया। जो नक्शा गुलजार बाग में मिलता है और निगम के पास भी अवेलेबल होगा, ये अमीर लोग जो पहले काम कर रहे थे वो लोग अपने अपने घर पर रखे हुए। तो केनाल पर सबसे बड़ा काम ये होगा कि नक्शा के अनुसार केनाल को क्लियर किया जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। इसमें तो चूंकि कई परेशानियों का सामना करना पड़ेगा निगम को, तो कैसे? कोई निगम को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। बेनकाब होंगे वो लोग जो अतिक्रमणकारी है। जनता सजग होगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसमें हम किसी का मुंह क्यों देखेंगे? मेरा घर आ जाता है अगर जद में, उसको भी तोड़ा जाए, इसमें हम कोई पर भी नहीं करेंगे। क्योंकि चुनाव के समय लोग अतिक्रमण पर बिल्कुल बात करना नहीं चाहते। बिल्कुल हम बात कर रहे हैं, पहले भी किए थे हम। चुनाव के समय लोग जो उम्मीदवार थे, चाहे मेयर के हो, डिप्टी मेयर को, चूंकि आपसे हमारी बात नहीं हुई थी उस समय, तो वो लोग अतिक्रमण पर बिल्कुल बात करना नहीं चाहते हैं। अभी अमानुल्लाह खान साहब चुनाव जीत करके आए हैं, वो आप सीधा ओल्ड नक्शा की बात कर रहे हैं। अगर ओल्ड नक्शे को ओपन किया जाए तो इसमें कैसे आप रास्ता निकालेंगे कि जो लोग जमीन खरीद चुके हैं या किसी गलत तरीके से उनको ब्रोकर के जरिए जमीन बेचा गया, फिर उनका क्या होगा? हमको किसी की परवाह ही नहीं करनी है। शहर को सुंदर बनाना है, बेहतर बनाना है। आज एक किस्सा कहते हैं, हार्ट हॉस्पिटल में 2.25 लाख का एक डॉक्टर आता है और वो बाजार अपने परिवार को एक छोटी सी कार 800 से नहीं ला पाता था, तो रिक्शा से आता था। वो ओरिजिनेशन देके चला गया कि हम 2.25 लाख रुपया महीना कमाते हैं और शहर में हम रिक्शा से जाएंगे, ये हमको उचित नहीं है। पैसा क्यों कमाते हैं? सुख सुविधा के लिए पैसा शोभा नहीं देता है तो नहीं, सुख सुविधा के लिए पैसा कमाते हैं और हमारा कार कहीं को लगने नहीं देता है। हम तो डीएम साहब से ये कहना चाहेंगे, जिस बैंक को पार्किंग नहीं है वो बैंक का लाइसेंस कैंसिल किया जाए, उसको दूर भेजा जाए, उसको हटाया जाए यहाँ से। कैसे उसको लाइसेंस मिल जाता है बिना पार्किंग के? बड़े बड़े मॉल खुल गए हैं, मॉल खुल गए हैं, उनको पार्किंग नहीं है, उस सब पर वही लगाया जाए, कड़ा स्टेप लिया जाए उस पर। अच्छा, आपके यहाँ तो वो है नहीं, चूंकि पार्किंग की अभी तक कोई जगह चिन्हित नहीं है। नहीं समझे? मनोवृत्ति को चेंज कीजिए ना। शहर को उतने पर सिमट के क्यों रखिएगा? उसको विस्तार कीजिए, नए मधुबनी बनाइए ना, न्यू मधुबनी कीजिए। न्यू मुंबई है ना, न्यू दिल्ली है ना, नवी मुंबई है या जो भी है तो है ना, उसी तरह न्यू मधुबनी होगा, उसको विस्तार कीजिए, उसको आगे बढ़ाइए। आप स्मार्ट सिटी की ओर लेके जाना चाहते हैं? क्यों नहीं? बस स्टैंड यहाँ क्यों रहेगा? कब हटा रहे हैं? नहीं, हम हटा नहीं रहे हैं। राय चाहिए पहले तो, पब्लिक की राय नहीं चाहिए। रोजगार भी बढ़ेगा। पब्लिक तो बिल्कुल 25-30 सालों से है तैयार, तत्पर है पब्लिक। एक पांव पे खड़ी है कि कब बस स्टैंड को यहाँ से दूर नहीं, ऐसा है तो पब्लिक जो है अपना ओपिनियन दे यहाँ। चूंकि जमीन का एग्रीमेंट भी पुराने आप लोग के समय में नहीं, पुराने में हुआ था, लेकिन किसी का बस नहीं हो सका। देखिए, 2-3 चीज बहुत अहम है। लॉ एंड ऑर्डर शहर में तभी दुरुस्त होगा जब ट्रैफिक व्यवस्था हमारी सुदृढ़ होगी, और कौन गाड़ी को किस रूट से जाना है, किस रूट से आना है। वो चाहे जितना बड़ा वीआईपी हो, हमको घूम के अपने घर जाना पड़ेगा, हम जाएंगे। वन वे करने का प्लान है कुछ? ये बहुत जरूरी है, वन वे होना ही चाहिए, ये बहुत जरूरी है। हाँ, वहाँ पर प्रशासन जो डिप्रेशन में रहेगा, उसको अगर ये यकीन हो जाए कि ये पड़ोसी है, बगल में ही घुसेगा, तो उसकी मजबूरी है कि उसको जाने दिया जाए। लेकिन कॉमन गाड़ी को तो रोका जा ही सकता है। ये जो टेम्पू भतरे है, बल्कि हम तो ये कहेंगे कि ई रिक्शा वाले में भी लाइसेंसधारी होना चाहिए, उसकी पहचान होनी चाहिए। कोई भी बच्चा 12 साल का बच्चा चला रहा है, उसको कौन देखेगा? इसको जिला परिवहन पदाधिकारी देखेंगे तो उनको चाहिए। उनको तो हेलमेट का पैसा वसूलने से फुर्सत नहीं है, बस उसी चक्कर में है खाली। वो शहरवासी ये जानना चाह रहे हैं डिप्टी मेयर साहब आपसे कि क्या शहर में जो 2 पहिए वाहन को नगर आयुक्त या सिटी मैनेजर के द्वारा उठाया जा रहा है विभिन्न दुकानों के सामने से,
क्या आपके पास ऐसा है कि नगर निगम में कहाँ पार्क करना है गाड़ी? हम कुछ नहीं है, यहाँ पार्क नहीं है। नहीं है तो फिर फाइन? सुनिए, यहाँ पार्क या रखने की व्यवस्था नहीं है। अगर उठाया जा रहा है, निगम उठा रहा है तो वो भी गलत है। तो फिर उसको फाइन भी किया जा रहा है बाजाबते पार्किंग अरे के नाम गलत है, हम कह रहे हैं गलत है, आप व्यवस्था नहीं दिए हुए हैं। कौन आवाज उठाएगा लोगों? हम आवाज उठा रहे हैं ना। तो आप निगम आयुक्त को आदेश कीजिए। अरे आदेश क्यों करेंगे? पहले तो पब्लिक जागे, उसकी गाड़ी आई है, आ जाए 1000 आदमी यहाँ पर, क्यों ऐसा होगा? हमने व्यवस्था नहीं दिया ना। 1000 आदमी आ जाएगा तो अव्यवस्था आएगा तो हम लोग बात करेंगे ना उससे, उसका नेतृत्व करेंगे, आप तब बताएंगे ना कि आग का पट्टा खोलिए। लग रहा है कि नगर निगम आयुक्त गलत किए हैं? हमको एक बात बताइए, हम अपनी गाड़ी से, मोटरसाइकिल से या कुछ करने से हम इस दुकान में जाएंगे, उस दुकान वाले के पास व्यवस्था नहीं है, नगर परिषद के पास व्यवस्था है? नहीं है व्यवस्था। और हम मनोवृत्ति अपनी भी बदलना चाहते हैं। हम जनता से ये कहना चाहते हैं, मान लीजिए अब हमको भिट्टी में पार्क दे देगा कि वहाँ गाड़ी लगाइए, वहाँ से फिर पैदल हमें मार्केट करने के लिए, कि इसी जोन में हमारी व्यवस्था होगी? इसी जोन में होनी चाहिए। हाँ, इस जोन में अगर व्यवस्था नहीं हो पाती है तो आप जबरदस्ती जो उठा के लाते हैं कि रोड पर गाड़ी है, ये गलत है। इस मनोवृत्ति को चेंज करना होगा, आप व्यवस्था दीजिए। तो व्यवस्था अरे दरभंगा में टावर पर जाने वाला लोग पार्किंग है कि नहीं? वो अपने पार्किंग में, दरभंगा में जो लोग टावर पर जाता है, 4 चक्का हम लोग भी गए हैं, हम लोग भी गए थे, गाड़ी उसमें लगा दिए, तब वहां से पैदल गए। वो व्यवस्था नगर परिषद कर दे, नगर निगम कर दे, और उस व्यवस्था के अनुसार अगर कोई अवहेलना करता है यहाँ की जनता, तब उसको उठा के ले आता है, जो फाइन लेता है, तो हम उचित मानेंगे। निगम के डिप्टी मेयर आप हैं, तो आप ही लोग ने जगह को चिन्हित करेंगे। ठीक है, अभी तो आए हुए हैं, अभी तो हम लोग का वही मेयर साहब बराबर कर रहे थे, अभी तो छठी और ये हुआ ही है। अब विस्तारित वाला तो ऐसे ही परेशान है, वो कमिश्नर साहब से बैठे हुए हैं, उनका तो लेबर तक नहीं सुन रहा है, इतना रोना है। कैसे अफसरशाही खत्म करने का सबसे बेहतर तरीका है कि खुद के अंदर में ईमानदारी और कर्मठता लानी होगी। यहाँ पर जो है माने अफसरशाही है इस टाइप का, बिल्कुल। खान साहब, एक चीज है, चूंकि हजारों लोगों का मकान शहर में टूटा हुआ है, और पिछले 4 साल से मेरे नॉलेज के मुताबिक पिछले 3.5-4 साल से लोग मकान नहीं बना रहे, उनका डीपीआर में नाम है, उनको पैसा नहीं जा रहा है। वार्ड कमिश्नर 25 से 30 हजार रुपया, पहले की जो परिपाटी थी, अभी आप लोग क्या करेंगे नहीं करेंगे वो लोगों को नहीं पता है, और हम लोगों को भी नहीं पता है। उन तमाम लोगों के लिए क्या आप लोग कुछ करने जा रहे हैं? जो सर पे प्लास्टिक तान करके हैं, वो टकटकी लगाए बैठे हैं, सवाल थोड़ा सुन लिया जाए, वो टकटकी लगाए बैठे हैं कि आप लोग कब उस मामले को हल करेंगे? क्या वो पुराने का जो पेचीदा मामला था, क्योंकि 10 करोड़ कुछ लाख रुपए का उसमें घोटाला भी हुआ, कई लोग देश छोड़ के फरार हैं, कई दुनिया छोड़ के चले गए, तो उन गरीबों की क्या गलती? देखिए, जहाँ लालच होगी वहाँ करप्शन होगा। बिल्कुल। जनता में लालच है, करप्शन इसलिए हुआ। पार्षदों में भी तो लालच था ना, 30,000 लिया करते थे। समझे? 30,000, हमारा कहना है कि एक नॉर्म्स की हम बात बताते हैं। निगम अगर एक नक्शा पास करती है तो 5 दूर के नीचे वाला को तो ये समझ लेना चाहिए कि नक्शा पास नहीं कराना है। ठीक है। अगर 5 दूर के नीचे वाला नक्शा पास कराता तो उसको पहली लालच है कि हमको बैंक से लोन लेना। तो जो अनलीगल काम करवा रहे हैं तो आप घूस दे रहे हैं, आप मान लीजिए 5 दूर से ऊपर को नक्शा का प्रावधान है, तो कम से कम जो रूल है वो आगे पीछे पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण 3 फीट छोड़ना है। अब 3 फीट छोड़ना है मिनिमम, हाईएस्टली जितना हो जाए। अगर 3 फीट छोड़ के बनाना है तो 7 दूर जमीन में 3 फीट छोड़िएगा तो 4 दूर जमीन तो छोड़ने में चली जाएगी, इसलिए लोग घूस देता है। अगर वो अपने पर अड़ जाए कि आपको जैसा बना के देना है वैसे बनाएंगे हम, तो निगम कुछ नहीं बिगाड़ सकता। निगम को बगैर घूस दिए आपका काम होगा। तो आप पहले अपने कर्तव्य का निर्वहन कीजिए। आप समझिए बात को, कानून जो बना हुआ है उसको तोड़ना आप चाहते हैं तो वो कैसे टूटेगा? गांधी जी से तो कहिए, क्या और पूछना बोलिए। क्या लग रहा है कि बगैर गांधी जी और बगैर टेबल फीस दिए हुए काम होगा या वो परिपाटी खत्म होगा? और आप अभी सवाल किया वो प्रधानमंत्री वाला आवास योजना का, 2 तरह की सूची बनी। हम एक अहम चीज बताना चाहते हैं, उसको पहले दिखाइए। एक डीपीआर है, एक नन डीपीआर। फुल फॉर्म क्या है उस पर अभी आप मत जाइए, नन डीपीआर और डीपीआर पर आइए। आपको एक चीज हम स्पष्ट कहना चाहते हैं
कि क्या घूस लगा, क्या नहीं लगा, किसका घर टूटा हुआ है, ये सब देख रहा है। सब गरीब, क्योंकि आप तो गली गली घूमे हैं, सारा चीज देख रहे हैं। उसमें हुआ यूँ कि हमारा अप्रोच है यहाँ, हमने कमिश्नर को लांग दिया और यहाँ पहुँच गए। यहाँ बात कर लिया कि यहाँ 10,000 आपका फाइनल है, हम आपको 10,000 देंगे, 10,000 हमको भी कमाई होगा, 20,000 हम लेंगे। उससे कागज पत्र मंगाया गया, कुछ नहीं लिया गया, सिर्फ आधार कार्ड और खाता लिया गया। अगर वो आदमी उस वार्ड का नहीं भी है तो दूसरे वार्ड का भी आदमी है तो उसको खाता में पैसा तरपा दिया गया। अनियमितता का ये भंडार उस संबंध में है, उसकी सही जांच होनी चाहिए। और किस तरह का FIR हुआ कि अभी तक कल्प्रिट पकड़ाया नहीं है, अब फरार है, देश विदेश जमीन आसमान नहीं देखा गए। ये कहीं न कहीं हमारी लचर व्यवस्था का नतीजा है, जो कुछ लोग इसमें पैसा खा के फरार है। और जो कब्र में चले गए तो वो तो हर्षद मेहता हो कि विजय माल्या हो, जो चला गया उस पर कोई गुनाह नहीं है। लेकिन जो बचा हुआ लोग है उसको कस्टडी लेना चाहिए, अब पैसा उसकी संपत्ति जब्त करनी चाहिए। आप लोग उस पर कुछ करेंगे क्या? हाँ, करने की संभावना है, लेकिन विचार स्पष्ट होगा तमाम साथियों का तो अमल में लाई जाएगी बात और बोर्ड से फैसला लिया जाएगा। हम आपको इस नन DPR और DPR पर फिर प्रकाश डाल देना चाहते हैं कि दो तरह का हुआ। एक ये हुआ कि जो DPR में है, इसका मतलब उसका पेपर निगम गया और निगम में पेपर गया और उसको निगम ने मान लिया, उसको पैसा अभी बिना कुछ लिए मिलने जा रहा है। लिस्ट आ गई है, हम लोगों के पास सूची आ गई है किन लोगों को मिलने जा रहा है, नहीं मिलने जा रहा है। जो नन DPR में है उसको रिफंड करने का आदेश आया था नन DPR वाले को कि पैसा रिफंड करो, इसलिए उसकी व्यवस्था सही नहीं है। फिर उसको कैसे दे दिया गया पैसा लो। तो जो पूर्व में कमिश्नर लोग थे, चेयरमैन लोग थे, वो लोग आपस में बताए कि भाई हम लोग तो गिरफ्त में आ जाएंगे, झंझट हो जाएगा, बहुत सारा बवाल होगा, इसको खटाई में डाला जाए। और फिर बोर्ड से रेजुलेशन लिया गया कि नन DPR को भी माने चिन्हित किया जाए और जो सही में घर बनाने वाला उसको पैसा दिया जाए। उसी आलोक में ये मामला है। अब हम लोग जिन लोगों का घर वाकई टूटा हुआ है, एक किस्त मिला जिसमें 50 में 25 मिला, तो उसको हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि बोर्ड से हम लोग रेजुलेशन लेंगे कि पहले हम जो DPR में है उसको पेमेंट कर दें और फिर चिन्हित करके उनके सारे पेपर को हम लोग लें और उसको भी बोर्ड से पारित करके दे। चूँकि हम निगम में डिप्टी मेयर हैं, कोई मेयर है और कोई काउंसलर है, अगर वो देता है कि हाँ ये गरीब सही है तो उसको पास किया जाए। अच्छा, एक मसला आ रहा है समाज में, जो सामाजिक चर्चा है कि मान लीजिए हमारे पिताजी हैं, हमारे पिताजी को हमारे दादाजी जमीन दिए हुए हैं और उस जगह उनसे जमीन के कागजात मांगे जा रहे हैं कि आप लाइए तब आपको देंगे। इस बीच का कोई ऐसा रास्ता है कि अगर वो आपको LPC देता हो या कोर्ट से एफिडेविट अपने पिताजी से बना के देता हो, क्योंकि उनके पिताजी को भी उनके पिताजी जमीन लिख करके नहीं दिए हैं और वो जरूरतमंद है, इसके लिए कुछ रास्ता आप लोग? उसका सीधा रास्ता है, खतियान है, जमीन होगी तो खतियान होगा। माली रजिस्टर नहीं है तो मान लीजिए हम 5 भाई बंटवारा नहीं किए तो एफिडेविट बंटवारा कर लेंगे हम लोग। ये रास्ता है कि भाई मैं दक्षिण से लिया, मैं पूरब से लिया, मैं उत्तर से लिया, ये तो करना पड़ेगा। अब एक ही कागज पर 5 आदमी चाहता है, कैसे होगा? या तो फिर परिवार अलग हो, इसकी सूची बननी चाहिए। राशन कार्ड में पूरा परिवार का एक है, सरकार राशन कार्ड अलग है नहीं, सरकार राशन कार्ड अलग है तो राशन कार्ड अलग है तो एक प्रूफ हुआ ना, सबका अलग अलग है तो भाई फर्केट माना जाएगा ना। कितने का एक्के में है तो वो एक्के में है तो वो अपना देख मेरा इसमें से काटा जाए और इसमें लिया जाए, तो दिक्कत एक में रहेगा तो एक ही आदमी को फिर प्रोवाइड होगा जो मेन उसका करता होगा, माने गार्जियन जिसको कहते हैं। बोलिए। वैसे तो डिप्टी मेयर साहब का साफ तौर पर कहना है कि जो अतिक्रमणकारी है या जो भ्रष्टाचारी है उन पर जो अस्थायी सशक्त कमेटी जो बनी है और बोर्ड के साथ वो रेजुलेशन पास करने के बाद वैसे तमाम लोगों पर कार्रवाई के लिए अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। इन तमाम चीज़ों के अलावे हम मधुबनी 36 जो विधानसभा है, क्योंकि 2019 में खान साहब विधानसभा का चुनाव लड़े थे, दुर्भाग्यवश विधानसभा नहीं पहुंच पाए। भाग्य अच्छा था कि इस बार नगर निगम में आए हैं। वापस से विधानसभा जाने की तैयारी चल रही है क्या, क्योंकि आप लोग हेडलाइंस में हैं? विधानसभा जाने की कुछ तैयारी है? ऐसी कोई मंशा नहीं है। महागठबंधन चर्चा तो है कि खान साहब विधानसभा लड़ेंगे। नहीं, सवाल ही नहीं उठता। मैं किसी भी तरह से गठबंधन के खिलाफ नहीं जाऊँ। गठबंधन में जो हमारे अभी तो ऑलरेडी विधायक हैं और जो विधायक है हमारे मंत्री हैं, हम लोगों का उनके साथ
वो आएंगे तो उनका वेलकम है, कोई आया उनका वेलकम, लेकिन लड़ने की किसको ख्वाहिश नहीं है। जब वो दौर आएगा तो आवेदन दिया जाएगा। तो ख्वाहिश है आपके? ख्वाहिश कैसे नहीं रहेगी? सेवा को विस्तार नहीं कीजिएगा तो आपकी तरक्की कैसे होगी, समाज की तरक्की क्या कैसे सेवा होगी? विस्तार के लिए खान साहब एनएच पकड़ेंगे? मतलब विधानसभा की ओर कूच करेंगे, क्योंकि आप चुनाव जीतने के बाद सूरज नारायण सिंह के प्रतिमा पर माल्यार्पण किए, उसके बाद से चर्चाओं का बाजार गर्म हुआ कि खान साहब विधानसभा का वो पहला छोर है। देखिए, मिथिलांचल में सूरज बाबू की कुर्बानी को नकारा नहीं जा सकता। एक जमीनी सतह की सियासत के वो सूत्रधार रहे हैं, इसलिए उनको हम लोग मान के चलते हैं और उनसे प्रेरणा लेते हैं। आदमी माल्यार्पण और उनके प्रतिमा के पास जाके स्मरण करता है कि कैसे लोग थे ये लोग, जिन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ बलिदान दिया। लाठी खाका के वो हाँ, तो वो लोगों ने लड़ाई लड़ी है वैसी वैसी। तो हम लोग जाते हैं, हम लोग क्या लड़ाई लड़ना है? हम लोग को जो लड़ाई लड़ना चाहिए वो लड़ाई तो आप भी 4 दशक से लड़ रहे हैं, आप भी पुलिस की लाठी खाए हैं, ठीक है, आपके भी खून गिरे हैं, लोगों के लिए ही हुआ है ये सब चीज। वो तो हम कहेंगे वो इंटरसिटी चलाने के लिए भी मुकदमा हम पर हुआ, इंटरसिटी नहीं चला रहा था तो मुकदमा हम पर हुआ, हमने आंदोलन किया, गाड़ी को रोक दिया। ऐसे बहुत सारे कारनामे हैं हमारे, लेकिन उसको आप काउंट नहीं कीजिए ना। जो जनता आज इंटरसिटी अगर चल रही है कहीं ना कहीं तो आपका योगदान है, लेकिन यहाँ तो आज की बात कल लोग भूल जाता है। नहीं, हम लोग नहीं भूलते, हम लोग तो बिरादरी नहीं भूलता, हम लोग तो इतना ही कहेंगे कि जब से ये माहौल बना है देश के अंदर में, शिखर नेतृत्व पर सियासत होती है, उससे विकास शहर का या क्षेत्र का विकास अवरुद्ध हुआ है। कुत्ता को टिकट दे देता है, फर्स्ट सेकंड हो जाता है, और जो ग्रास रूट पर काम कर रहा है, जनता से जुड़ा हुआ, उसका वैल्यू नहीं है। जब वो जनता के बीच में दस्तक देता है तो कहता है आपको पार्टी सीनेट का टिकट नहीं है। तो सेवा भाव तो आदमी खत्म कर रहा है। ये तो हम लोगों के माने कल्चर में या ब्लड में शामिल है। हर दुख दर्द मरनी हरनी में उपस्थित होते हैं और लोगों से मिलते हैं, ये हम लोगों के माने इसमें शामिल है, माने खून में शामिल है कि नहीं, यही हमारा तरीका होगा। लेकिन बहुत सारे लोगों को देखते हैं ना, पटना दिल्ली की सियासत करते हैं, शहर को छोड़े हुए हैं या फिर अपने इलाके को छोड़े हुए हैं। वैसे लोगों की खैर आने वाले कल जिस दिन जमात चलेगी उस दिन नेतृत्व हम लोग का मजबूत होगा। क्या माना जाए कि खान साहब इस बार 36 मधुबनी विधानसभा से अगर पार्टी चाहती है और यहाँ के जो मौजूदा विधायक हैं, अगर ऑलरेडी है सांसद के लिए अगर वो कहीं अन्यत्र जाते हैं जैसी चर्चाएं चल रही है, तो क्या खान साहब चुनाव लड़ेंगे? नहीं, खुशी की बात है। अगर उनका प्रमोशन होता है तो ऑटोमेटिक है कि उस क्यू में हम लोग प्रबल दावेदार हैं। कौन रोकेगा हम लोगों को? कहाँ बंद बांधेगा हमारा? एकदम लड़ा जाएगा। कहा जा रहा है कि इस बार स्थिति महागठबंधन की 36 मधुबनी विधानसभा में सही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है कुछ। ये सब वक्ती सियासत है। कुछ लोगों के अंदर ये सब भूचाल रहता है, उस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि लड़ाई संविधान बचाने की है और लड़ाई धाराओं की है। एक तरफ जो है सेकुलरिज्म जिसको कहते हैं, जमहूरियत पर जो हमला है, एक पार्टी वो है जो जमहूरियत पर हमला कर रही है, लोकतंत्र को कुचलना चाहती है। और दूसरा धरा है सामाजिक न्याय वाला। तो उसमें जो भी कुर्बानी हम लोगों को सामाजिक न्याय को मजबूत करने के लिए देना होगा। खान साहब, आपको नहीं लगता कि जो पार्टी सत्ता में रहती है वही लोकतंत्र को कुचलती है? चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो जेडीयू हो, इतिहास गवाह है। आप भी भुक्तभोगी। देखिए, क्लियर है, संविधान बना हुआ है, उस अनुरूप संविधान की दुहाई सब दे रहे हैं, मान कोई नहीं रहे। नहीं, आप कैसे मानते हैं? आप खुद भी नहीं मानते हैं। पत्रकार लोगों का हाल क्या है, देख लीजिए। हालत तो बद से बदतर है। सोचा नहीं जा सकता। 4 स्तंभ है, ये 4-5 स्तंभ पर देश चलता है। पत्रकारों अभी क्या कर रहे हैं? रूबिका लियाकत क्या कर रही है? वो क्या कौन है? बड़े बड़े लोग। हाँ, वो सबको क्या कीजिएगा? ये सब जो है सरकार की एजेंट है। जनता की आवाज उठानी चाहिए। तो ये लोग सरकार के प्रवक्ता बने हुए हैं। देखिए, उसी मीडिया के बहुत सारे लोग सरकार के प्रवक्ता। उसी में 2 तरह के लोग हैं। कुछ लोग हकीकत में सरकार के प्रवक्ता हैं और उसी में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जन सरोकार। बस ऐसे ही आप जैसा चैनल है, पोर्टल चैनल और यूट्यूब चैनल बचा हुआ जिससे जनता तक सही बात जाती है। वरना जो चैनल सब है, फलना आज तक है, फलाना देखा ना, रवीश जी को कहाँ पहुँचा दिया देख लीजिए आप। सच की आवाज़ है वो रवीश जी, उसका हाल क्या कर दिया है। इस तरह 5-7 पत्रकार है, कौन अंजुम है, वो सब है। वो सब तो वही लोग जो जान बचा दिया है, पत्रकारिता की लाज और आबरू कर गया है। बाकी सबका तो वही हाल है। मालिक जो कहेंगे वही करेंगे। राजतंत्र और प्रजातंत्र में फर्क क्या होना चाहिए? राजतंत्र में 12 बजे रात में आपको उठा करके मारेगा, बांध करके। बिल्कुल।
अब प्रजातंत्र में एक आदमी को अधिकार है कि हम सरकार चुनते हैं। आखिर एक बात बताइए, हम एक एग्जाम्पल देते हैं कि जो लोग चुनाव ड्यूटी में अभी लगते हैं उनको स्पेशल माल दिया जाता है, भत्ता दिया जाता है सरकार की तरफ से, एक्स्ट्रा दिया जाता है। और हम 6 घंटा लग के वोट गिराते हैं तो हमको कोई भत्ता मिलता है क्या? हम धूप में गिराते हैं, हमको कोई भत्ता मिलता है क्या? तो पता क्या चला कि हम सरकार बनाने वाले लोग हैं, हम कैसे पैसा लेंगे? सरकार बनाने वाला मतदाता है, अब मतदाता कैसे? इसीलिए मतदाता मालिक कहा गया उसको कि मत अधिकार का ये मालिक है, वो पैसा नहीं लेगा। नहीं तो पैसा लेना चाहिए तो जो एक दिन बंद हो जाता है, मजदूर भी है तो वो उस दिन का खर्चा उसको मिलना चाहिए। लेकिन क्योंकि सरकार उसको बनाना है, अपना नुमाइंदा चुनना है, नेता चुनना है, अपना एक प्रतिनिधि चुनना है, इसकी वजह से उसको पैसा नहीं दिया जाता है। और उतना ही नहीं है, वो मर जाए, गोली चल गई, कोई गुंडागर्दी हो गई तो उसको कुछ नहीं मिलता। लेकिन एक कर्मी, छोटा सा कर्मी अगर मर गया तो उसको तो सब कुछ मिलना ही है, प्लस नौकरियों का प्रावधान है उसी लाइन में, उसी चुनाव में। तो जो तरह की मनोवृत्ति से काम तो हो ही रहा है। हम तो ये कहेंगे कि आपको मतदाता को भी इंतजाम होना चाहिए जब, लेकिन एक प्रजातंत्र फिर नहीं रहेगा। प्रजातंत्र है तो मतदाता पैसा लेगा तो नहीं। चलिए, खान साहब से लगातार बातों का सिलसिला जारी रहेगा। एक लास्ट मेरा सवाल है, क्योंकि खान साहब आप अप्रत्याशित तरीके से चुनाव जीत करके मधुबनी डिप्टी मेयर बने, लोगों को क्या संदेश देंगे? संक्षेप में हम जानना चाहेंगे। जो 1 से 45 वार्ड तक की जो जनता है, जो विस्तारित है, उनको अब तक समझ में नहीं आया कि हमको करना क्या और हमारे साथ होगा क्या। देखिए, देश की एक सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी है, उसके मौलिक सिद्धांत पे अंतिम व्यक्ति तक मदद के लिए जाना है। हम उस सिद्धांत को फॉलो करने वाले लोग हैं। जो 1 से 45 वार्ड के अधीन एक गरीब से गरीब आदमी हम वहाँ तक जाना चाहते हैं और उसी बुनियाद पर हम चुनाव भी लड़े और पार्टी सीनेट का हमको बहुत बड़ा फायदा भी हुआ है। हमारा सीधा मानना है कि अब हम प्रतिनिधि या डिप्टी मेयर पूरे 1 से 45 वार्ड की जनता के हैं। वोटर लिस्ट ये रख दीजिएगा, चुनाव परिणाम तो सब कुछ स्पष्ट है, लेकिन हर आदमी को हम अपने तरफ से ये आगाह करना चाहते हैं, उनकी कोई समस्या रुकी हुई है, जात पात के झगड़े को छोड़ के, भाई भैयारी के झगड़ा को छोड़ के, सामाजिक काम कोई रुका हुआ है तो हमसे सीधे वार्ता कर सकता है। हम उसके लिए तत्पर हैं, उसका काम करेंगे। ये नहीं देखेंगे कि इस मोहल्ले का आदमी हमको या इस बूथ पर हमको वोट नहीं हुआ, तब फिर नेतृत्व का कोई मतलब नहीं है। हमारा साफ ऐलान है, बिल्कुल उसका दरवाजा, हमारा दरवाजा खुला हुआ। हम अपने प्यून को, यहाँ जो हमको चेम्बर मिला, उसको बोले हुए हैं कि हमसे मिलने वाला कोई आवे उसको अंदर बैठा लो और पानी पिला दो। और उसके बाद उसकी समस्या के लिए हम आदमी भी रख रहे हैं कि बाय द वे हम नहीं है किसी वक्त, तो वो पूरा मामला हमारा देखे और जो पदाधिकारी कंसल्टेंट हो उस कंसल्ट के पदाधिकारी से मिलकर उसका समाधान करें। हम इस व्यवस्था पर भी यकीन रखने जा रहे हैं। इसीलिए हम जनता का हार्दिक आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने हम पे विश्वास किया और हम उनके विश्वास पर खड़े उतरेंगे, अंतिम दम तक खड़े उतरेंगे। ये थे हमारे साथ मधुबनी नगर निगम के डिप्टी मेयर अमानुल्लाह खान साहब, जो अपनी बात बेबाकी से रखने के लिए लंबे समय से जाने जाते हैं। और आज चूँकि चुनाव के समय में इनका हम कवरेज नहीं कर पाए थे, आज सशक्त अस्थायी समिति की शपथ ग्रहण समारोह था मधुबनी नगर निगम में। पटना नगर आवास विभाग से लोग यहाँ आए थे, जो आज तमाम लोगों को शपथ ग्रहण कराए हैं। मधुबनी के लोगों को ये उम्मीद रखनी होगी, क्योंकि अभी 1 महीना हुआ है शपथ ग्रहण को। शायद आगे इस बार के जो बरसात के बाद जो काम शुरू होगा, जिस हिसाब से यहाँ प्रपोजल तैयार किया जा रहा है, विकास दिखेगा। लेकिन विकास दिखने में थोड़ा समय लगेगा। वैसे लोग विकास को लंबे समय से देश भर में ढूंढ रहे हैं। मधुबनी का विकास कब दिखेगा ये तो आने वाला कल बताएगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि खान साहब नगर निगम से विधानसभा भी जाएंगे क्या, ये आने वाला कल बताएगा। कैमरा पर्सन गुड्डू कुमार कसेरा के साथ अखलाक सिद्दीकी, डेन न्यूज, मधुबनी। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।